कैसे हैं दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। मैं हूं आपके साथ आमिर खान। एक नया पॉडकास्ट आज फिर आप सभी के लिए हम लेकर आए हैं। हमारे पॉडकास्ट की सीरीज में आप नए नए पॉडकास्ट देखते हैं। हम बात आयुर्वेद को लेकर भी करते हैं, धर्म अध्यात्म को लेकर भी करते हैं, ज्योतिष को लेकर भी करते हैं। आज भी बात होने वाली है इस पॉडकास्ट में आयुर्वेद को लेकर, आपकी हेल्थ को लेकर, कि आखिर हमारा जो जीवन है, हमारी जो लाइफ है, ये कैसे बेटर रहे। जो आज की डेट में हम लोग खाना खाते हैं, क्या वो हम सही खा पा रहे हैं? क्या जो जंक फूड हम खा रहे हैं वो कितना सही है, कितना गलत है? अगर बात कर लें बॉडी के अंदर, तो बहुत ज़्यादा बीमारियां हमारी वजह से ही आती हैं। वो कैसे? हमारा डेली का जो लाइफस्टाइल है, डेली लाइफ रूटीन है, वो सही नहीं है, जिसकी वजह से हमें किडनी की प्रॉब्लम भी हो जाती है और भी बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है। आज के पूरे पॉडकास्ट में इन सब चीज़ों को लेकर हम बात करने वाले हैं। इसके लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर पुरु धवन जी, जो कि किडनी स्पेशलिस्ट हैं, जो आज बहुत कुछ हमें इस पॉडकास्ट में बताने वाले हैं। स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। नमस्कार। कैसे हैं आप सर? फाइनली आज पॉडकास्ट में आप आ गए। बहुत इंतजार था, लोगों की डिमांड थी कि डॉक्टर पुरु धवन को लाया जाए, उनसे बहुत कुछ जानना है। लोगों के बहुत सवाल भी आज हमने लिखे हैं आपके लिए। आज की डेट में ना पुरु सर, क्या हो रहा है ना, बहुत ज्यादा लोग यार परेशान रहते हैं। यार भूख लग रही है, चल कुछ बाहर खा के आते हैं। चल यार पिज्जा मंगा ले, चल तू बर्गर मंगा ले। वाइफ से कहते हैं चल खाना बनाने का मूड नहीं है, बाहर से कुछ मंगा खा लेते हैं। खा तो लेते हैं, लेकिन शरीर का हाल बुरा होता जा रहा है। आज की डेट पे जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। कारण है कि हमारा खाना। अगर हम अपने खाने पे ध्यान नहीं देते तो दिक्कतें आती हैं, क्योंकि हमारा जो शरीर है, अगर अपनी बॉडी को देखो तो बेसिकली ये फूड की एक्यूमुलेशन ही है। आप जो खा रहे हो आपकी बॉडी उसके हिसाब से ग्रो करती है। तो जो आपको अगर अपने आप को हेल्दी रखना है तो अपने फूड पे बहुत काम करना पड़ता है। आप आपका फूड हेल्दी है, फूड में विटामिन मिनरल्स पूरे हैं, तो आपको बीमारियां होंगी ही नहीं। तो बीमारी को दूर रखने के लिए सबसे पहला काम खाना। क्या खा रहे हो उसका ध्यान दो। तो कैसे पता लगे हेल्दी फूड जो ले रहे हैं दिन में वो हेल्दी है या नहीं? न्यूट्रिशन कितना प्रॉपर मिल रहा है? देखो, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज है खाने के अंदर फाइबर का होना। ओके। क्योंकि आपको लगता है कि आपने खाना खा लिया, हुँ। बट अगर आपने खाना खा लिया उसमें फाइबर नहीं है तो आपकी इंटेस्टाइन से ढंग से डाइजेस्ट नहीं कर पाती। अच्छा। क्योंकि हमें लगता है कि हमारा पेट डाइजेस्ट कर रहा है, बट खाना जो डाइजेस्ट कर रहा होता है वो है हमारे गट में जो बैठे हुए हमारे दोस्त होते हैं, हमारे बैक्टीरियाज होते हैं, जी। जिसको माइक्रोबायोम कहते हैं। खाने को डाइजेस्ट वो कर रहा होता है। अब उसको रहने के लिए चाहिए फाइबर। बिल्कुल। अगर आपके खाने में फाइबर कम है तो आपको गट की इश्यू आने शुरू होंगे। गट का इश्यू आएगा तो आपकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी हमारी गट में रहती है, इंटेस्टाइन्स में रहती है। हुँ, हुँ। फिर हमें शुरू होता है बीपी, शुगर, मोटापा, ये ये बढ़ सब जाता आना शुरू हो जाता है। तो अगर आप अपनी डाइट को ठीक रख लेते हो, अच्छा रख लेते हो, हेल्दी रख लेते हो, मोर देन सफिशिएंट है। डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। सर, जैसा अभी कहा ना, फाइबर होना ज़रूरी है डाइट में। अभी मैंने बहुत सारे केसेज़ ऐसे देखे हैं जो जिम करते हैं, जो कोचेज़ होते हैं ना, वो ये कहते हैं भैया फाइबर को अवॉइड करना है आपको। तो वो हेल्दी लाइफ़स्टाइल कैसे हुई? और वो कर रहे हैं किस लिए? फिट रहने के लिए, बट उनको फाइबर मना कर दिया जाता है। देखो, मैं जिम को प्रमोट नहीं करता। हाँ, पीछे रीज़न ये है, क्योंकि आपको वो हैवी मात्रा में प्रोटीन का प्रोटीन इंटेक इनटेक करवाता है। कराते हैं। अब जब हम प्रोटीन का इंटेक कर रहे होते हैं तो हम कहीं न कहीं बाकी सारी चीज़ें छोड़ देते हैं। कार्बोहाइड्रेट छोड़ दिए, फैट छोड़ दिया। जबकि अगर आपको हेल्दी रहना है, तो आपको बैलेंस डाइट चाहिए होती है। जिसमें प्रोटीन भी हो, कार्ब्स भी हों, फैट्स भी हों और फाइबर तो मस्ट है ही। बिल्कुल। तो अगर आप बैलेंस डाइट लोगे, आप कभी बीमार नहीं पड़ोगे। अच्छा। अच्छा क्योंकि आपने कहा कि ये जंक फूड है नहीं खाना चाहिए, नॉर्मली सभी लोग कहते भी हैं। लेकिन कई सारे देश ऐसे हैं जहाँ पर मैक्सिमम जंक फूड ही खाया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अमेरिका ले लीजिए, डेनमार्क ले लीजिए, यहाँ पे बर्गर ये सारी चीज़ें बहुत डेनमार्क में नहीं है, यूएस में ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पर कल्चर उसका है, फास्ट फूड का ज़्यादा है। हुँ। पैकेट फूड ज़्यादा हाँ, रहता पैक्ड फूड ज़्यादा है। तो उन लोगों की हेल्थ में और हम लोगों की हेल्थ में डिफरेंस होगा या फिर क्या इसके पीछे? इंडियन ज़्यादा हेल्दी हैं यूएस वालों से। वहाँ वो ओवरवेट ज़्यादा है, डायबिटीज़ हुँ। ज़्यादा है। है, हाँ। हार्ट की कंडीशन ज़्यादा है इंडिया के कंपैरेटिव में। क्योंकि इंडिया का जो खाना है ना बहुत डाइवर्स है, जी। अब खराब होता जा रहा है। हमारे पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं। हुँ। तो अब जो यंगस्टर्स हैं, वो ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं। अगर आप अपने पेरेंट्स को देखो, वो इतना बीमार नहीं पड़ते जितने बीमार हम पड़ जाते हैं। बिल्कुल सर। ये तो है। क्योंकि हमारी डाइट में क्या जंक फूड बहुत ऐड हो गया, बर्गर, पिज़्ज़ा ये सारी चीज़ें ऐड हो गई हैं। तो ऑप्शन आपने क्या चॉइस ली है, आपकी बॉडी वैसे बनेगी। आपने अगर बर्गर खाया है, बर्गर का ऑप्शन लिया है, सबवे गए हो, आपने वहाँ जाके सैलेड ना खाते हुए आपने आलू पैटी सब खाया है, तो बॉडी वैसी ही बनेगी, बिल्कुल वैसी हो जाएगी। वैसी हो जाएगी। डॉक्टर पुरु, मैं आपसे अब ये जानना चाहूँगी, जब हम बात कर रहे हैं फास्ट फूड को लेकर के, तो इस पर मेरा एक सवाल ये है कि जब हमको भूख लगती है शाम को, तो हम लोगों को ये लगता है, जैसे कि अभी आमिर जी ने कहा कि कुछ बढ़िया खाने चल रहे हैं। हम बढ़िया खाने में
फास्ट फूड को ही क्यों देखते हैं? हम ये क्यों नहीं सोचते कि हम चलिए फ्रूट्स खा लेते हैं, फ्रूट सैलेड खा लेते हैं? अगर साइकोलॉजिकली हम बात करें, क्या हमारी बॉडी वो चीज़ माँगती है कि आज तो मन इस चीज़ का कर रहा है? वो हमारे टेस्ट डेवलप हो जाते हैं। ओके, कोई चीज अगर हम बार बार खाते हैं उसका हुँ, टेस्ट डेवलप हो गया। जैसे मुझे ओके, पिज्जा पसंद नहीं है, अच्छा, मैं अवॉइड करता हूँ, ओके, बहुत रेयर लेता हूँ। वो मेरा हुँ, टेस्ट ऐसा है कि हुँ, मुझे पिज्जा पसंद नहीं आता, ओके, मुझे और चीजें पसंद आएंगी। हुँ, आपका टेस्ट हो सकता है कि वो बर्गर में हो गया, हुँ, कहीं जाओगे तो बर्गर ऑर्डर करोगे। हुँ, कुछ लोग पाव भाजी ऐसे ऑर्डर कर रहे होते हैं हाँ, कि पाव भाजी खानी, कुछ और नहीं हुँ, खाना। हुँ, तो वो अपने टेस्ट होते हैं और टेस्ट को डेवलप किया जा सकता है। हुँ, कोई भी चीज अगर आप बार बार खाते रहोगे, हुँ। उसमें आप इनोवेशन करते रहोगे, तो टेस्ट डेवलप हो जाएगा। अच्छा, मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहूँगी, जैसे अभी हम बात कर रहे थे जिम को लेकर, वर्कआउट को लेकर के। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, वर्कआउट करते हैं, एक्टिव रहते हैं, जिम जाते हैं, डाइट का ध्यान रखते हैं और सडनली पता चलता है कि किडनी फेल हो गई। हाँ, उसके पीछे रीज़न ये होता है क्योंकि जब हम देखो, पहले आप अपने जिम जाने का जो पर्पस डिसाइड करना चाहिए ठीक है। आपको। 2 लोग जिम जा रहे हैं। हुँ, एक वो जा रहा है जिसको अपनी बॉडी को हेल्दी रखना है। हुँ, एक वो जा रहा है जिसने अपनी बॉडी में मास गेन करना है, मसल्स गेन करनी है। ओके, तो जो अपनी बॉडी को हेल्दी रखने जा रहा है, हुँ, उसको अपनी डाइट बैलेंस रखनी चाहिए। ओके, वो कभी भी बीमार नहीं पड़ेगा हुँ, जिम जाकर। बट जब हम अपनी बॉडी गेन करने जा रहे हुँ, होते हैं, हुँ, मसल मास गेन करने जा रहे होते हैं, तो अक्सर क्या होता है कि आपको पीटी मिलते हैं वहाँ पे, पर्सनल हुँ, ट्रेनर्स पर्सनल मिलते हैं। ट्रेनर्स। अब पर्सनल ट्रेनर कहते हैं कि आप ये वाला प्रोटीन खाओ, हुँ, ये वाला प्रोटीन हुँ, खाओगे तो आपका मसल मास बनेगा। हुँ, हुँ, जब हम प्रोटीन का इंटेक ज़्यादा करते हैं ना, तो प्रोटीन हमारी बॉडी में जाके ब्रेक डाउन होता है। ओके, वो ब्रेक डाउन होता है अमोनिया के अंदर, हुँ, ठीक है? ठीक है, और अमोनिया जो होता है वो फर्दर यूरिया में जाके लीवर में कन्वर्ट होता है ठीक है, और किडनी उसको यूरिया को बॉडी से बाहर निकालती है। हुँ, बेसिकली आपने जो प्रोटीन खाया तो उसे 2 बड़े ऑर्गन्स प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है, लीवर और किडनी। किडनी, तो आप अपने पूरा दिन खाया ही सिर्फ प्रोटीन है, हुँ, कार्बोहाइड्रेट्स लिए नहीं, हुँ, तो आपकी किडनी और लीवर पे बहुत लोड जा रहा होता है। अच्छा, अब लीवर एक ऐसा ऑर्गन है जो रीजनरेट कर जाता है, हुँ, किडनी नहीं कर पाती है। ओके, तो आप उसे स्ट्रेस रखते हो किडनी को, हुँ, तो फिर किडनी अपना असर दिखाना शुरू करती है, कहती टाटा सी यू बाय बाय। एक चीज़ और पूछना चाहूँगी, जैसे कि हम पानी की बात करते हाँ जी। हैं, बोला जाता है कि जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा पानी आपको पीना चाहिए, उससे किडनी अच्छी रहेगी, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, स्किन अच्छी रहेगी। लेकिन एक रील देखी थी, वहाँ पर ये कहा गया कि आप ज़्यादा अगर पानी पीते हैं, तो आपकी किडनी पर लोड पड़ता है, वो बिल्कुल परेशान सही, होती है। बिल्कुल सही है। और मैंने ऐसा पेशेंट भी देखा हुआ है। वो पेशेंट की शादी होने वाली थी। अच्छा, शादी से पहले उसने को स्किन पे पिंपल्स थे। ओके, पिंपल्स को क्लियर करने के लिए उसने 20 लीटर डेली बेसिस पे पानी पीना शुरू किया। 20 लीटर। 20 लीटर्स। अब हुआ ये है कि उसने वो 3-4 महीने किया हुँ, हुँ, और उसके बाद उसकी किडनी जो है वो खराब होनी शुरू हुई, हुँ, क्रिएटिनिन लेवल, यूरिया लेवल बढ़ने शुरू हुए। हुँ, अब ऐसे केसेस में हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हमारी बॉडी की एक रिक्वायरमेंट है। ओके, आपको प्यास लग रही है, आप पानी पियो। आपको प्यास नहीं लग रही तो एक्सेस में पानी पीने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे ऑर्गन्स एक लिमिट तक ही काम कर सकते हैं। ठीक है। अगर आप उसे ओवर यूज़ करोगे, हुँ, ओवरलोड करोगे हुँ, किसी भी चीज़ से, चाहे वो प्रोटीन हो, चाहे वो पानी हो, हुँ, हुँ। तो डैमेज हो सकता है। तो किडनी को हेल्दी रखने के लिए कितना पानी एक नॉर्मल इंसान को, जैसे अगर हम काम कर रहे हैं, हम ऑफिस में काम कर रहे हैं, हमें कितना पीना चाहिए और एक जो लेबर जो गर्मी में काम कर रही है उन्हें कितना कंज्यूम करना चाहिए? सब इंसानों के अंदर ना सेंसर्स लगे हुए हैं, ओके, ठीक है? जब अभी हमारी बॉडी में पानी की कमी होती है, हमारे होंठ सूखने शुरू हो जाते हैं, गला सूखना शुरू हो जाता है, हुँ, जिसे हम प्यास कहते हैं। हाँ, तो जब आपको प्यास लग रही है, पानी ज़रूर पियो। ओके, और कितना पीना है उसको आपको लिमिट करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ठीक जैसे है। आपका काम हमेशा बोलने वाला है, हुँ, तो आपकी रिक्वायरमेंट पानी की किसी और से ज़्यादा होगी, ओके, है ना? आप कोई टीचर है, उसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, गर्म इलाके में रहते हो तो रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। हुँ, तो डिपेंड करता है बॉडी टू बॉडी। किसी को ओके, पसीने बहुत ज़्यादा आते हैं, हुँ, किसी को बिल्कुल नहीं आते हैं। हुँ, तो ये जो पानी की रिक्वायरमेंट हम सुनते हैं कि 2-2.5 लीटर मिनिमम पीना चाहिए, वो आप एक बेसलाइन लेके चल सकते हो। ठीक है। बट अगर आपकी बॉडी माँग रही है 4 लीटर पानी, तो 4 लीटर दो। हुँ, अगर कुछ केसेस के अंदर होते हैं कि आपको बिल्कुल स्वेटिंग नहीं होती है, अब हुँ, आधा 1 लीटर, 1 लीटर में बहुत सफिशिएंटली अच्छे तरीके से हैप्पीली रह लेते हो, हुँ, तो वो भी गलत नहीं है। अच्छा, कंडीशन ये है कि आपने प्यासा नहीं रहना, क्योंकि ओके, बॉडी बता रही है, कब मुझे भूख लगी है, कब मुझे हुँ, प्यास लगी है, तो आप जब बॉडी माँग रही है तो उसे पानी दो। बॉडी को सिग्नल्स को सुनना है, हाँ, समझना है। हाँ। सर्दियों में तो कभी-कभी ऐसा होता है पूरे-पूरे दिन प्यास नहीं लगती है, तो वो भी ठीक है चाय कॉफ़ी क्योंकि पी लेते हो ना? क्योंकि कई बार लोग ऐसा कहते हैं, मतलब कई सारे डॉक्टर्स भी बताते हैं कि आपके वेट के हिसाब से, बॉडी वेट के हिसाब से आपको पानी पीना चाहिए। जैसे 50 केजी में वो बताते हैं कि 2 लीटर पियो, 52 या 54 है तो 2.5 लीटर पियो, इस तरीके का। 2-4 दिन तो हो जाएगा, ज़िंदगी भर नहीं हो पाएगा, है ना? हम ये सारी बातें सुनते हैं, हमने किसी को कभी आज तक फ़ॉलो करते हुए इसलिए नहीं देख पाए, क्योंकि ये चीज़ें ना प्रैक्टिकल नहीं है।
प्रैक्टिकली इसलिए नहीं है क्योंकि आप आज कर भी लोगे, हफ्ता कर लिया, महीना कर लिया, बट सालों साल नहीं कर सकते इस चीज को। तो आपने बस ये ध्यान रखना है कि आपको जब प्यास लग रही है पानी पीना जरूरी है। आमिर जी पूछेंगे कुछ, लेकिन उससे पहले क्योंकि हेल्दी लाइफस्टाइल पे हम बिल्कुल, बात कर बिल्कुल, रहे थे, बिल्कुल। तो एक जरूरी क्वेश्चन मेरा भी है। देखिए, चाहे फ्रूट्स की बात करें चाहे सैलेड की बात करें, क्या ये बॉडी के अकॉर्डिंगली भी चेंज हो सकती है? मान लीजिए मेरी बॉडी कुछ और मांग रही है, क्योंकि मैं देखती हूँ जब कभी मैं सुबह खाली पेट अनार खाती हूँ तो मुझे गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम हो जाती है, और वही मैं देखती हूँ कि मेरे साथ अगर कोई और खा रहा है तो मुझे वो नॉर्मल है, उससे कोई दिक्कत नहीं हो रही है। तो बॉडी के हिसाब से भी रिक्वायरमेंट चेंज होती है? हाँ, देखो बॉडी जो है हर किसी की अलग अलग है, हम्म, तो कोई चीज दूसरे को सूट करती है जरूरी नहीं है कि वो आपको सूट करे। हम्म। तो आपको अपनी बॉडी के हिसाब से चलना होता है, ना कि किसी के दिए हुए ज्ञान के हिसाब तो से। कैसे कैसे? तो आप ये लेके चलो, पहले हमें ये समझना चाहिए कि आपकी डाइट में 95% जो खाना है ना वो वेजिटेरियन होना चाहिए, हम्म, ठीक है। अब 5% जो है आप वो नॉन वेज ले सकते हो, यानी हफ्ते में एक मील आप नॉन वेज ले सकते हो, बाकी 95% आपका खाना वेजिटेरियन मोर देन सफिशिएंट है, क्योंकि उसके अंदर फाइबर की मात्रा ज्यादा होती है। हफ्ते के अंदर कम से कम 30 से 40 टाइप की फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का कंजम्पशन होना चाहिए। तो वैरायटी ऑफ फाइबर भी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सॉल्युबल एंड नॉन सॉल्युबल ये दो टाइप के फाइबर हमें मिलते हैं खाने से, ठीक है। अब हमें पता ही नहीं हमारे लिए अच्छा कौन सा है ना। तो हम इसमें क्या करते हैं, उसमें वैरायटी डाल देते हैं कि आपने कभी कुकुम्बर सैलेड खाया, कभी आपने कैबेज ले ली, कभी आपने एप्पल ले लिया, गुआवा ले लिया, मिक्स करते हुए चलो। कोई भी एक, जैसे अनार रोज नहीं खाना, ठीक है। तो जैसे आप अनार ले रहे थे, सिर्फ अनार ले रहे थे, तो हो सकता है आपको उससे दिक्कत हो रही थी, बट अनार के साथ अगर आप बनाना ले लेते शायद नहीं होती, है ना। तो वैरायटी ऑफ फाइबर डालोगे अच्छा रहेगा। सिंगल एक फ्रूट पे कि इसी को खाना है, बाकी सारे फ्रूट्स बेकार है, मुझे पसंद नहीं है, वो चीज आपको बदलनी चाहिए, सबको बदलनी चाहिए। लेकिन डॉक्टर पुरु, जैसे आपने बोला कि एक ही फ्रूट पर नहीं रहना है। अब जो जिम जा रहे होते हैं लोग, जिनको गेन करना होता है, उनको तो बोला जाता है बनाना तो आपको लेना ही लेना है। हाँ, दूध बनाना, हाँ, गेन तभी हो पाएगा। तो फिर उनको कैसे तो हेल्थ बॉडी हेल्दी भी तो नहीं होती। आप देखो जो लोग बॉडी वेट गेन कर रहे होते हैं, उनकी जो एंड लाइफ होती है वो बहुत दर्दनाक होती है। तो बॉडी वेट कभी भी आपको मसल मास गेन नहीं करना चाहिए, और एक्सरसाइज आपको उतनी ही करनी चाहिए जो आप लाइफ टाइम कर सको। अगर कुछ महीने करने के बाद आपने छोड़ना है, जिम छोड़ना है या छोड़ सकते हो, आपके माइंड में ऐसा क्वेश्चन मार्क है, तो मत करो, ज्वाइन ही मत करो। अच्छा उससे अच्छा स्पोर्ट्स खेलो। अच्छा। स्पोर्ट्स में आपको फिटनेस पूरी मिल जाती है, और मसल्स डेवलपमेंट भी अच्छी हो जाती है, आपका दोस्ती अच्छी मिल जाती है, लोग मिल जाते हैं वहां पे अच्छे, तो वो अच्छा है। मैं मानता हूँ कि स्पोर्ट्स खेलना ज्यादा अच्छा है rather than गोइंग टू जिम। जब हम हेल्थी लाइफस्टाइल की बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, तो प्रोटीन की भी हमने बात कर ली है। ये कहा जाता है कि अगर आपको प्रॉपर अच्छे से खुद को फिट रखना है, तो जितना आपका बॉडी का वेट है उसके अकॉर्डिंग आपको डबल प्रोटीन इंटेक करना है डेली लाइफ में। लेकिन अभी आपने कहा ज्यादा प्रोटीन इंटेक करने से किडनी फेलियर की भी प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ, देखो तो आप ये समस्या ना बहुत कौन ज्यादा लोग confusion बीमार वाली है जो इन सारी चीजों को ज्यादा फॉलो करते हैं। जैसे मतलब अगर आप अपनी लाइफ में इस तरह से रिस्ट्रिक्ट होके चलोगे तो दिक्कत हो जाएगी। आपको सिर्फ प्रोटीन नहीं लेना होता, बॉडी में विटामिन मिनरल्स की भी जरूरत है, माइक्रो न्यूट्रिशन की भी जरूरत होती है, फाइबर की भी जरूरत है। अब इन सबको आप हिसाब किताब कैसे रखोगे? प्रोटीन का तो रख लिया, बाकी सारे भूल जाओगे ना। तो इसका सिंपल सा तरीका ये होता है कि खाना अपना जो भी खाओ, इट शुड बी बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट के अंदर आपका फाइबर ज्यादा आता है, 95% खाना आपका प्योर वेज होता है। अगर आप वो फूड इनटेक करते रहते हो, कोई दिक्कत आपको होगी नहीं, क्योंकि अगर किसी चीज के अंदर, मान लो किसी चीज के अंदर विटामिन डी ज्यादा है, जिंक कम है, तो कोई और दूसरी चीज खाओगे तो उसमें जिंक ज्यादा मिल जाएगा, विटामिन डी कम होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो हर चीज को इस तरह से नाप तोल के मैं पसंद नहीं करता। मैं ये कहता हूँ कि वैरायटी ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड इवन अनाज, सीरियल्स भी आप अपने चेंज करके खाते रहो। किसी दिन बेसन खा लिया, किसी दिन गेहूं खा लिया, किसी दिन चावल खा लिया, किसी दिन मक्का खा लिया। तो आप इसको चेंज करते रहो, कोई फिक्स डाइट पे मत रहो। ब्रेकफास्ट है, रोज पोहा नहीं खाना, बिल्कुल रोज एक एप्पल खा के नहीं निकलना। एक दिन एप्पल, एक दिन बनाना, एक दिन आपने पपाया खाया। तो वैरायटी जब हम रखते हैं तो ऐसे लोग कम बीमार पड़ते हैं। वैरायटी रखना अच्छी बात है, लेकिन जब हम बात करते हैं, जैसे हम लोग शहर में रहते हैं, हमारे लिए सारी चीज़ें एक्सेसिबल होती हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो गांव में रहते हैं या फिर कोई मजदूरी करने वाले लोग होते हैं, बेसिकली वो बहुत ज़्यादा वैरायटी अपनी लाइफ में नहीं ला सकते खाने के मामले में। चाहे फ्रूट्स की बात करें, चाहे सैलेड की बात करें, चाहे अलग अलग तरीके की सब्जियों की बात करें, तो उनके लिए क्या ऑप्शन हो सकता है? उनके लिए भी ऑप्शंस हैं। देखो सिटीज के अंदर क्या होता है कि महंगे महंगे फ्रूट्स मिल रहे होते हैं, एवोकाडो खा रहे हैं,
मगर आपकी बॉडी को उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। एवोकाडो अभी जाकर आया है साल 2 साल पहले इंडिया में, उससे पहले नहीं था, तो लोग क्या बीमार रहते थे? इंडिया की पॉपुलेशन 140 करोड़ है, ऐसे नहीं हो गई। एवोकाडो खा के तो बनी बनी, ये तो कंफर्म हो गया। तो लोग हेल्दी हैं, इस वजह से इंडिया की पॉपुलेशन आप देख रहे हो कि ग्रो कर रही है। और इंडिया में आपको जो लोकली जो ग्रोन फूड होता है, चाहे वो आपके वेजिटेबल्स हो, फ्रूट्स हो, मोर देन सफिशिएंट होते हैं। अब आप गांव में रहते हो, तो गांव में क्या है कि वहां पे एग्रीकल्चर जरूर होता है। अब हर दूसरे घर में सब्जियां होती हैं, तो वो सब्जियां एक्सचेंज कर रहे होते हैं। जी मेरे खेत में वो लगी हुई बैगन लगी हुई है, तेरे घर खेत में गाजर लगी हुई है, चल लेट्स एक्सचेंज, यस है ना? तो वो जो कल्चर है इंडिया का, वो हमारे खाने को वैसे ही बहुत डाइवर्स कर देता है। जी जी तो वहां पर दिक्कत नहीं होती। जहां पर फाइनेंशियल दिक्कत जाता है, मतलब कोई सिटी में कोई मजदूर रहता है, तो अगर आप देखोगे तो उनकी डाइट आप लोगों से ज्यादा अच्छी होती है। जी जी बिल्कुल आपने ठीक कहा, और डाइट को अच्छा रखना ज़रूरी है अगर एक हेल्दी बॉडी हमको चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अपने ज़बान के टेस्ट के चक्कर में से कंट्रोल शरीर का करना है। सत्यानाश हो रहा है और सारे ऑर्गन्स भी खराब हो रहे हैं इसकी वजह से। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जैसे कि अगर हम बात करते हैं एक हेल्दी लाइफस्टाइल की, एक हेल्दी बॉडी की, जिम की बात बहुत ज़्यादा आती है कि आपको जिम ज़रूर जाना चाहिए। जिम आप करेंगे, वर्कआउट करेंगे, आप ज़्यादा हेल्दी होंगे और आपका एक अच्छा मेंटेन हो पाएगी लाइफस्टाइल। आपसे ये जानना चाहूँगी कि जब किसी को किडनी डिसीज़ होती है, तो बोला जाता है कि आपको वर्कआउट नहीं करना है, वर्कआउट कम करना है। ये दोनों केसेस में से उल्टा कैसे है? देखिए, जब आपकी किडनीज खराब हो रही होती है, तो बॉडी के अंदर ना किटनिन एंड यूरिया इकट्ठा हो रहा होता है। ओके, अब ये जो किटनिन है ना, ये हमारी मसल्स में बनता है। ओके। तो अगर आप एक्सरसाइज ज्यादा करते हो, हम्म। फीवर आता है, प्रोटीन का इंटेक ज्यादा करते हो, तो बॉडी में किटनिन की फॉर्मेशन बढ़ जाती है। ओके। अब निकल तो कम रहा है, किडनी कम काम कर रही है, तो निकल कम रहा है, तो वो ना रिपोर्ट्स में बढ़कर आता है। तो यहाँ पे किडनी खराब नहीं होती, यहाँ पे किटनिन की फॉर्मेशन बॉडी में बढ़ जाती है, जो कि रिपोर्ट्स को खराब कर देती है। तो जिसको किडनी की रिलेटेड प्रॉब्लम है, अगर उनको एक्टिव रहना है तो उनको क्या करना है? अगर वर्कआउट नहीं करना तो क्या करें? देखिए, सबसे अच्छा होता है वो है वॉक। आप वॉक करो, योगा करो, क्योंकि इसमें मसल्स की जो मूवमेंट है वो बहुत ज्यादा नहीं है, और वो मोर देन सफिशिएंट है आपको हेल्दी रखने के लिए। ठीक है, आपका बीपी भी कंट्रोल करेगी, शुगर पे भी इसका इफेक्ट आएगा। तो आपको जो आप जिसकी वजह से आपको किडनी की दिक्कत हुई है, बीपी शुगर, क्योंकि 80% जो किडनी फेलियर के पेशेंट हैं उनकी दिक्कत यही रही है शुरू में, बीपी या शुगर, जो उन्होंने कंट्रोल नहीं किया, जो कन्वर्ट हो गया किडनी फेलियर में। ओके। तो उसको भी कंट्रोल करने में हमें हेल्प मिल जाती है विद द हेल्प ऑफ योगा और वॉक करने से। तो जब किडनी की प्रॉब्लम होती है, तो किडनी की जो प्रॉब्लम होती है, क्या वो पैरालिसिस को भी लीड करती है? और क्या पैरालिसिस से आगे बढ़ के वो जो डिसीज होती हैं, अगर जैसे कि अब माना किडनी में प्रॉब्लम आ रही है तो पैरालिसिस होगा, या अगर पैरालिसिस हुआ तो किडनी की डिसीज हो सकती है? देखिए, दोनों का कोई रिलेशनशिप नहीं है, अच्छा। बट दोनों का जो कॉज है, कारण है, वो कॉमन है। ओके। अगर आपका बीपी बढ़ा हुआ है, तो बीपी हाई रहने की वजह से आपके ब्रेन में जब ब्लड जा रहा है, प्रेशर से जा रहा है, तो जो सप्लाई है वो फटने की चांसेस होते हैं, हेमरेज होने का चांसेस होते हैं। ओके। अब वही ब्लड जो प्रेशर से बॉडी में घूम रहा है, वो किडनी के अंदर भी एंटर करता है। अब किडनी के अंदर जो ब्लड सप्लाई है ना, वो हमारे बाल की ना 1/3 पतली होती है। ओके। आप खुद सोचो कि कोई चीज प्रेशर से अंदर जा रही है, तो वो एक मोल एक आरी की तरह काम कर रहा होता है। तो हमारे जो सेल्स हैं, जो आर्टरीज को बना रहे होते हैं, वो हार्ड होने शुरू हो जाते हैं। तो ब्लड सप्लाई किडनी के अंदर प्रॉपर जा नहीं पाती, जबकि बीपी हाई है, ब्लड सप्लाई जा नहीं रही, किडनी छोटी होनी शुरू हो जाएगी। तो दोनों के पीछे कारण कॉमन हो गया बीपी अभी। ओके, ठीक है। इसी तरह से डायबिटीज भी दोनों में कारण है। ओके। अगर आपके शुगर लेवल बढ़े हुए हैं और आपके ब्लड में क्लॉट बन जाता है, वो क्लॉट ट्रेवल करके आपके ब्रेन में चला गया, तो उसने क्या किया, ब्लड सप्लाई को रोक दिया। अब आपके ब्रेन के कुछ हिस्से को ब्लड मिल ही नहीं रहा। अब जब उसे ब्लड नहीं मिल रहा, तो वो एरिया डैमेज होना शुरू हो जाता है। अब ब्रेन का वो हिस्सा जो बॉडी का पार्ट कंट्रोल करता था, वो हिस्सा काम नहीं कर पाता, क्योंकि वो तो डेड हो गया, वो वाले सेल्स मर गए। इसी तरह से डायबिटीज किडनी को भी डैमेज करती है। तो दोनों के पीछे जो कारण है वो है बीपी एंड शुगर, जो कॉमन है। और ये दोनों क्यों हो रहे हैं? क्योंकि लाइफस्टाइल हमारी खराब है। डॉक्टर पुरु, एक मेरा सवाल था, मैंने अभी रिसेंटली एक केस देखा था कि एक पेशेंट को पहले पैरालिसिस हुआ, उसकी वजह से उनके पैर में ब्लड क्लॉटिंग्स हुई और वो क्लॉट ट्रेवल करके फेफड़ों में पहुंच गए, फेफड़ों की आर्टरी में पहुंचे और उसकी वजह से उनको हार्ट अटैक भी लेट हुआ। हाँ, ये हो सकता है। अगर आपकी जैसे आपकी जो ये ब्लड सप्लाई है पैरों की,
इनमें छोटे छोटे वॉल्स होते हैं। ओके अगर आपका वॉल खराब हो जाए ना, तो होता है क्या कि वहां से क्लॉट्स बनते रहते हैं। ओके अब क्लॉट अगर आपके ब्रेन में गया तो ब्रेन डैमेज, आपको ब्रेन स्ट्रोक हो गया, पैरालिसिस हो गया। वही अगर क्लॉट आपका कहीं और एरिया में जाएगा, हार्ट में चला गया, तो आपको हार्ट अटैक होने के चांसेस हैं। तो वो क्लॉट जो बन रहा है आपकी वेन्स में, ओके वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो उसकी सर्जरी होती है, जो आपके जहाँ पे क्लॉट्स बन रहे हैं उसको आप रिमूव करना आपके लिए मजबूरी है, उसको निकलवाओ ओके और आप उसमें और नहीं बनेंगे। जो डैमेज Okay. हो गया, उसको जितना रिकवर कर सकते हैं वो डॉक्टर्स कर लेंगे। बट आपको आगे फ्यूचर का भी ध्यान रखते हुए उस क्लॉट जो मशीन बन गई है क्लॉट बनाने की, उसे निकालना पड़ेगा। तो हेल्दी लाइफस्टाइल क्या हो सकती है, चाहे हम बीमार हैं चाहे हम हेल्दी हैं, बीमार ना हो इसके लिए प्रॉपर सुबह से लेकर शाम तक का रूटीन क्या हो सकता है? तो सबसे पहली चीज है वो है स्ट्रेस का ना होना। क्योंकि हम फिजिकल हेल्थ के बारे में तो बात कर रहे हैं, बट हम मेंटल हेल्थ के बारे में बहुत कम बात करते हैं। बिल्कुल तो सबसे जरूरी है आपकी मेंटल हेल्थ, क्योंकि ये दोनों आपस में रिलेटेड हैं। अगर आप फिजिकली अच्छे हो तो आप मेंटली अच्छे हो जाते हो। अगर आप मेंटली खुश रहते हो तो आपको अपनी फिजिकल हेल्थ को भी मेंटेन करने में अच्छा रहता है, हेल्पफुल रहता है। तो हम दोनों को लेके बात करेंगे। तो पहली चीज है स्ट्रेस का ना होना। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि स्लीप प्रॉपर लेना, क्योंकि हम खाने के बारे में बात करते हैं बट स्लीप हमारी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। एक रात आप मत सोवो, अगले दिन आपकी हालत अच्छी नहीं होती, बॉडी में आपसे बोला नहीं जा रहा होता। अगर आप उसे भी अवॉइड करते हो, नहीं सोते, तो आपकी भूख खत्म हो जाती है। तो स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो अपनी 8 आवर्स की मिनिमम स्लीप रखो। एक्सरसाइज जरूर करनी है, दोस्तों से जरूर मिलना है, ठीक है, और अच्छा फूड आपको इनटेक करना ही पड़ेगा। तो वो आपकी चॉइसेस होती हैं। जैसे अगर हम किसी रेस्टोरेंट में भी जाते हैं तो वहां पर हर टाइप का खाना मिल रहा है, वहाँ बर्गर भी मिल रहा होता है, वहाँ पर सैलेड्स भी मिल रही होती हैं। तो आपको सिलेक्शन बस सही लेनी है और कुछ नहीं जैसे करना। कहते हैं कि मॉर्निंग में जल्दी उठना चाहिए, जल्दी उठना चाहिए, तो ये भी कोई हेल्दी रहने के लिए नेसेसरी है जल्दी क्या? उठना, जल्दी सोना भी तो है। आप जल्दी उठ गए और रात को सो नहीं रहे, लेट सो रहे हो, तो आपकी कंडीशन खराब हो जाएगी, बॉडी स्ट्रेस में आ जाएगी, वो बीपी बनाएगा, वो बीपी आपकी कंडीशन आगे और तैयार कर देगा। कोई भी चीज एक दिन में नहीं होती। ये अगर आप हैबिट में रखते हो तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल के बाद वो प्रॉब्लम को क्रिएट कर सकता है। तो कोई भी चीज रूटीन में मत करो। आपने मान लो किसी दिन आप जागरण पे चले गए, रात भर जाग लिए, दिन में सो जाओ। अगर आप दिन में ऑफिस पहुंच गए तो अगली रात को सो जाओ। ये नहीं कि आपने पूरा ही अवॉइड कर दिया, सो ही नहीं रहे, तो वो प्रॉब्लम को क्रिएट कर देता है। डॉक्टर पुरु, स्ट्रेस की हम बात कर रहे हैं। अभी मैंने रिसेंटली एक रील देखी है, मुझे नहीं पता कितना ठीक है कितना नहीं है, आपसे जानना चाहूंगी। बहुत सारे लोग होते हैं जिनके फेस पर और बैली पर फैट ज्यादा होता है। ये बताते हैं कॉर्टिसोल लेवल ज्यादा है, जो कि डिप्रेशन की वजह से आया है, एंजाइटी की वजह से आया है। इस केसेस में क्या करना चाहिए? अब प्रॉब्लम कहाँ से आई है? डिप्रेशन, स्ट्रेस से, हाँ। है ना? तो ऐसे डिप्रेशन वाले लोग ना अकेले रहते हैं, तो उनको वहीं से उसका अटैक करना शुरू करना चाहिए। क्योंकि इसमें क्या है ना, सिर्फ अकेले मेडिसिन काम नहीं करेगी। ओके यहाँ पर आपको रूट कॉज ढूंढना होता है किसी भी बीमारी का। ओके अगर रूट कॉज आप उस पर अटैक करोगे ना, तो प्रॉब्लम ऑटोमेटिक तरीके से डिसअपियर कर जाएगी। तो आपको पहले देखना कि डिप्रेशन आपको हो क्यों रहा है, क्या रीजन, आपकी फैमिली है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, या फिर कैरियर है, तो उसको वहां से ठीक करना शुरू करो। क्योंकि कॉन्टिन्यूसली उसके बारे में सोच सोच के प्रॉब्लम तो सॉल्व होने वाली है नहीं। आपको उस पर फाइनली एक्शन तो लेना पड़ेगा। आप एक्शन नहीं ले पा रहे क्योंकि आप ओवर थिंक कर रहे हो, है ना? तो एक लिस्ट बनाओ। ओके हर किसी को एक लिस्ट होनी चाहिए। मेरे फोन में भी एक लिस्ट होती है। अच्छा उस लिस्ट को फॉलो करना शुरू करो। आप एक एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते चले जाओगे, आपकी लाइफ इजी 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 और इजी होती चली जाएगी। ओके तो पहली चीज अपना खुद का मैनेजमेंट, ठीक है? अब हर किसी को कोई चीजें पसंद होती है, ठीक है? किसी को सिंगिंग पसंद है, किसी को डांसिंग पसंद है, किसी को गार्डनिंग पसंद है, किसी के ना किसी को कोई शौक जरूर होता है। हम क्या करते हैं, हम जब बड़े होते हैं ना, वो शौकों को छोड़ देते हैं। आपको वो जो अपनी हॉबी होती है ना, उसे कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि वो आपको स्ट्रेस को हेल्प करने में, स्ट्रेस को कम रखने में बहुत हेल्पफुल होती है। दिन में आपने आधा घंटा निकाला, 1 घंटा निकाला, है ना? वो, और ये जो हॉबीज होती है ना, ये जितने आपके ग्रुप में हो ना, उतना अच्छा है। अच्छा जैसे आप डांस करते हो, अकेले मत करो, विद ग्रुप करो। तो क्या होगा, वहां पे इंटरेक्शंस होती हैं, लोगों से मिलना होता है, उनसे लड़ाई झगड़े होते हैं। अच्छा, अगले हफ्ते की तैयारी हो रही होती है, अगली बार हमने ये प्लान करना है। तो ये जो प्लानिंग में आपका माइंड क्या हो गया, डाइवर्ट हो गया, है ना? और उन लोगों से मिलने की आपको क्यूरियोसिटी होती है, आज जाएंगे, उनसे मिलेंगे, आज हम ये पार्टी करेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे। तो वो आपको एक
हैप्पी फीलिंग भी देता है, तो आपके सारे हार्मोन्स बदलने शुरू हो जाते हैं। तो आपको कभी भी आइसोलेटेड नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हम जो ह्यूमंस हैं ये ग्रुप में रहने वाले लोगों में से हैं, अच्छा, आइसोलेट रहने के लिए नहीं आइसोलेटेड बने। लेने के लिए नहीं बने। तो फिर Introvert जो नहीं कहा बने। जाता है कि अकेले रहो, खुद में खुश रहो, खुद से प्यार करो, तो ये सब नहीं, खुद चीजें से नहीं प्यार होती। करो ये गलत नहीं है, बट अकेले कम रहने के बोलो। लिए हाँ, नहीं कम बोलना नहीं होता, वो अपनी अपनी हैबिट्स होती हैं, मतलब अपना अपना नेचर होता है, आपको अपने नेचर को दबाना नहीं होता, ठीक है। अगर आप इंट्रोवर्ट हो तो दूसरा इंट्रोवर्ट ढूंढ लो जो आपके साथ बैठे कम बात करे। हम्म, अब मेरे पॉइंट समझ में आई? तो आपको वो लोग ढूंढने पड़ेंगे, वो दोस्त, वो फैमिली आपको बनानी पड़ती है जिनके साथ आपको अच्छा लगता है। अभी आपने बात करी थी कि किडनी खराब होने के कारण हमारा शुगर लेवल होता है और हाई बीपी। बिल्कुल। शुगर लेवल भी 2 टाइप्स की होती है, टाइप टाइप 1 वन और टाइप टाइप टू 2। तो कैसे हमें पता लगे कि कौन से स्टेज पर हमारी शुगर है कि अब हमारी किडनी खराब हो रही है? नहीं देखो, इसमें ना टाइप 1 टाइप 2 का उससे कोई लेना देना नहीं है किडनी से। यहाँ पर क्या है कि आपकी जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है ना वो हाई रह रहे हैं। अब जब शुगर लेवल हमारे हाई रहता है तो उसका असर हमारी पूरी बॉडी पे पड़ता है। आपकी आइस पे भी पड़ता है, आपके रेटिना, आपका आँख का पर्दा वीक होना शुरू हो जाता है। तो जहाँ पर भी ब्लड सप्लाई हमारी बहुत बारीक है, वहाँ पर उसका इफ़ेक्ट सबसे पहले नज़र आएगा। रेटिना हो गया, आपकी नसें हो गई, जो हमारी नर्व की सप्लाई होती है, ब्लड जी। सप्लाई होती है, वो भी बहुत फाइन होती है। तो डायबिटिक आप देखोगे पेशेंट में क्या होता है कि न्यूरोपैथी देखने को मिलती है कि उनको पैर में सुनपन बना रहता है। और इसी तरह से डायबिटिक नेफ्रोपैथी होती है जहाँ पे जो किडनी की सप्लाई है ब्लड जी। की, वो इफेक्ट होने लगी। ब्लड प्रॉपर तरीके से मिल नहीं पा रहा किडनी को, किडनी अपने फंक्शंस को डाउन करती जा रही है और आपकी बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल बन रहा है वो निकल नहीं पा रहा, वो जी। इकट्ठा हो रहा है, क्रिएटिनिन इकट्ठा हो गया, यूरिया इकट्ठा हो गया, पोटेशियम बढ़ता जा रहा है, तो वो परेशानी आनी शुरू होती है। अच्छा। तो उसका टाइप 1 टाइप 2 से कोई लेना देना डायरेक्ट नहीं है, शुगर लेवल आपके ब्लड में जो बने रहते हैं। आपने क्लॉटिंग की बात की थी, जब ब्लड के क्लॉट जमते हैं तो हार्ट अटैक भी आ सकता है, ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। लेकिन आजकल हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चों में भी हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आ रही है, कई सारे केसेस ऐसे आते हैं। तो उसका क्या कारण होता है? क्या उतने छोटे बच्चों को खाना देखो बच्चों में, देखो अगर आप देखोगे तो बच्चों में होने के 2 बड़े रीजन होते हैं। अगर उनके हार्ट में कोई माल फॉर्मेशन है, यानी जब बच्चा पैदा हुआ तो उसका वॉल्व ढंग से नहीं था, तो उसकी वजह से एक प्रॉब्लम हो सकती है कि उनको हार्ट अटैक आ गया। अगर हार्ट की फॉर्मेशन ठीक हुई थी, बच्चा ठीक से हुआ, तो उसमें रीजन जो हमें देखने को मिलता है वो है ओबेसिटी, कि बच्चे जो डाइट अच्छे से नहीं ले रहा, टॉफी ज्यादा खा रहा है, चॉकलेट ज्यादा खा रहा है, बॉडी वेट गेन अप कर रहा है, तब वो जाकर हो सकता है। तीसरा रीजन एक और होता है जिसको डॉक्टर्स इडियोपैथिक मानते हैं कि कोई रीजन फाइंड आउट नहीं हुआ, बट प्रॉब्लम आई है, क्यों आई, किस वजह से आई है, तो वो अननोन रह जाता है। तो ये जो कई कई बार बड़े लोगों को नाचते नाचते दौड़ते दौड़ते हार्ट अटैक आता है वो इसलिए होते हैं क्योंकि देखो आपने अपने हार्ट को ट्रेन नहीं कर रखा, हार्ट की जो मसल्स हैं वो वीक हैं, हार्ट में पहले से क्लॉट बना हुआ था, वो बस ट्रिगर हो गया। आपने जैसे एक्सरसाइज करी, डांस किया, वो एकदम ट्रिगर हो गया, तो वो वाली कंडीशंस होती हैं। तो जब आप डेली एक्सरसाइज कर रहे हो, सालों साल कर रहे हो, तो ये परेशानी आने की संभावनाएं कम हो जाती हैं, ना के बराबर हो जाती है, आप ये कह सकते हो। डॉक्टर पुरु, अभी हमने डायबिटीज की बात की, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अगर एक पर्सन प्री डायबिटिक डायग्नोस हुआ है तो क्या उस केस में भी किडनी पर असर पड़ेगा? नहीं, प्री डायबिटीज में शुगर लेवल्स कितने रह रहे हैं वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। प्री डायबिटिक पेशेंट्स में किडनी फेल होने के चांसेस बहुत कम होते हैं क्योंकि लेवल इतने ज्यादा नहीं बढ़े हुए होते। तो हमारी बॉडी में एक थ्रेशोल्ड होता है, वो होता है 180 200 के आसपास का थ्रेशोल्ड होता है। जैसे ही शुगर उसको क्रॉस करती है तो आपकी किडनी क्या करती है, वॉल्स खोल देती है अच्छा। कि बॉडी में जितनी भी एक्स्ट्रा शुगर है उसको बॉडी से बाहर निकालो, क्योंकि उसका इम्पैक्ट बाकी सारे वाइटल ऑर्गन्स पे पड़ रहा है, आपकी ब्रेन पे, हार्ट पे ना पड़े। तो आप देखोगे कि जिन पेशेंट्स के यूरिन में ग्लूकोज निकलता है उनको लॉन्ग टर्म में किडनी की दिक्कत आती है, क्योंकि किडनी को एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है ना, फ्लशिंग करनी पड़ रही है, तो किडनी हाइपर ड्राइव में चली जाती है कि शुगर को फटाफट बाहर निकालो बाहर निकालो बाहर निकालो, तो वो हाइपर ड्राइव में जा रही है, उसको एक्स्ट्रा लोड उठाना पड़ रहा है और उसको जो ब्लड मिल रहा है उसमें भी ग्लूकोज का लेवल हाई है, तो उसे डबल इम्पैक्ट देखने को मिलता है। अब ये घंटे 2 घंटे हो कोई दिक्कत नहीं, रोज रोज हो रहा है, हर टाइम हाई बनी रहती है, वहां पे किडनी फेल हो जाती है। तो जो प्री डायबिटिक पर्सन है उनको अपनी किडनी को हेल्दी रखने के लिए कुछ ऐसे मेजर्स लेने होंगे? उनको अपनी बॉडी पे काम करना पड़ेगा, उनको अपनी डायबिटीज पे काम करना पड़ेगा, उनको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि उनकी जो शुगर लेवल्स हैं वो हाई क्यों रह रहे हैं,
क्या उसको वो अपनी लाइफस्टाइल को बदल के ठीक कर सकते हैं? अगर वो अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करके उसे ठीक कर सकते हैं तो उनको अभी मेडिसिन पे जाने की ज़रूरत नहीं होती है। अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट करो, ठीक है? डाइट को चेंज करो, अच्छा। ठीक है? डाइट को जितना हो सके आप हाई फाइबर रखने की कोशिश करो। खाने के अंदर प्रोटीन की मात्रा आप बढ़ा दो, कार्बोहाइड्रेट्स को आप कम कर दो, ओके। ठीक है? और थोड़ा सोना कम कर दो। अच्छा। ओके। सोना जैसे कि दिन में मत सोओ, रात की नींद बहुत होती है। और ऑटोइम्यून डिसीज जिनको होती है उनके बारे में आपसे बात करना चाहूंगी। जिनको ऑटोइम्यून डिसीज होती है उनकी किडनी पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। किडनी बहुत डिसफंक्शन होने लगती है, फंक्शन उसके कम होने लगते हैं। वहां पर क्या कोई तरीका है किडनी को हेल्दी बनाए रखने का? नहीं, फिर वहीं पर हमें जाना पड़ेगा बेसिक्स में कि वहाँ पर प्रॉब्लम हो क्यों रही है। अच्छा। जैसे आईजीए नेफ्रोपैथी एक किडनी की कंडीशन है जहाँ पर बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है ना, वो किडनी को पे अटैक कर रहा होता है। अब ये जो आईजीए है ये हर किसी की बॉडी में है ओके। क्योंकि ये में इन्फेक्शन से बचाता है। अब अगर वो अपनी ही बॉडी को पे अटैक करना स्टार्ट कर देगा तो किडनी बचने के चांसेस बड़े कम हो जाते हैं। ओके। अब हमें ये पता है कि जब वो आईजी इम्यूनोग्लोबिन किडनी के अंदर जाता है तो वहाँ पर डिपॉजिट होकर इन्फ्लेमेशन तैयार करता है, ठीक है? तो अगर हम उसका ट्रीटमेंट करना चाहते हैं तो हमें किडनी का ट्रीटमेंट नहीं करना है, हमें आईजीए नेफ्रोपैथी का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो जब हम वहाँ पे अटैक करना शुरू करेंगे तो किडनी का ऑटोमेटिक तरीके से आराम मिलना शुरू हो जाता है। किडनी क्योंकि अपने फंक्शंस को बढ़ा लेती है, उसके पास नेचुरल काबिलियत है, तो हम इसमें क्या देखते हैं कि लेवल ऑफ क्रिएटिनिन, यूरिया डाउन होना शुरू हो जाता है। तो वो आपकी अप्रोच के ऊपर है कि आप कहाँ पे अटैक करना रहे हो। अगर हम किडनी पे फोकस करेंगे हम फेल हो जाएंगे, अगर हम इम्यूनिटी पे फोकस करेंगे हम पास हो जाएंगे। तो इम्यूनिटी रूट पर कॉज पे ध्यान जाना दो। पड़ता है। ये भी कहा जाता है डॉक्टर पुरुधवन, अगर आप किडनी पेशेंट हैं तो आपको नमक का इंटेक कम करना है। हाँ, वो बीपी की वजह से ना, अगर आप बीपी के पेशेंट हो, नमक का इंटेक ज़्यादा करोगे, बट अगर बीपी बीपी के पेशेंट भी नहीं है तो अगर आपने सॉल्ट का इंटेक ज़्यादा किया, तो बॉडी में फ्लूइड की एक्युमुलेशन बढ़ जाती है। क्योंकि किडनी आपका यूरिन भी बना रही है, यूरिन के साथ आपकी बॉडी में जो फ्लूइड है, वो भी रेगुलेट कर रही है कि कितना पानी आपके शरीर में ठहरेगा, वो रेगुलेट कर रही है। अगर आपने नमक ज़्यादा लिया है, तो आप बॉडी में फ्लूइड की एक्युमुलेशन बढ़नी शुरू हो जाती है, स्वेलिंग आनी शुरू हो जाती है। अब स्वेलिंग आती है पहले पैरों में, बिल्कुल अब आप जब लेटते हो, तो वो लंग्स में जाने शुरू करती है। जैसे ही आप मान लो कि एक पेशेंट है, पैरों में पानी भरा हुआ है, जैसे ही वो लेटेगा ना, पानी पैरों से निकल के लंग्स में आना शुरू हो जाएगा। अब उसको रात को लंग्स में पानी जा रहा है, उसे घुटन हो रही है, उसे बैठेगा तो ठीक हो जाता है, लेटते हैं तो दिक्कत आ जाती है। तो वहाँ पे क्या है ना, बॉडी फिर स्ट्रेस में चली जाती है, फिर वो बीपी शूट अप और हो जाएगा क्योंकि रात को सो ही नहीं पाया पेशेंट। तो वो एक साइकिल सी बन जाती है जहाँ पे पेशेंट की कंडीशन डे बाय डे खराब होती है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली ये है कि हमारे जो लंग्स है ना, हमारी किडनी से ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। बिल्कुल आपके लंग्स में अगर पानी जा रहा है, लंग्स खराब हो गए तो आपका सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो गया। लंग्स खराब हो गए, वेंटिलेटर होता है, किडनी पूरी खराब हो गई, डायलिसिस हो गया। तो डॉक्टर के पास अगर आप 2 ऑर्गन दो और उसको ऑप्शन दो कि एक को बचाना है, तो डॉक्टर्स हमेशा लंग्स को बचाएंगे। अच्छा किडनी इसलिए लंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा। अच्छा, ये बताइए कि किस तरीके के सिम्टम्स आते हैं शुरुआती स्टेज में अगर किसी की किडनी खराब होती है? देखो, शुरुआती सिम्टम जो सबसे कॉमनली हमें देखने को मिलता है वो है प्रोटीन यूरिया, यानी यूरिन के अंदर प्रोटीन का आना। सबसे ज्यादा अभी क्रिएटिनिन नहीं बढ़ा है, ये स्टेज 1 है, बिल्कुल स्टेज 1, सिर्फ प्रोटीन आ रहा है यूरिन के अंदर। तो जब पेशेंट यूरिन करता है ना, तो जो जहां पर वो यूरिन कर रहा है ना, वहां पे झाग बहुत ज्यादा बनती है। तो अगर आपको लगता है कि आपके यूरिन में झाग ज्यादा बन रही है, तो पेशेंट को चाहिए कि एक बार जाके टेस्ट करवा ले, लैब में टेस्ट करवा ले, 100-200 रुपए का टेस्ट है। अगर यूरिन में प्रोटीन आ रहा है तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, बट ये कंफर्म हो एक गया। कॉमन फैक्टर आपने बताया ना कि यूरिन में प्रोटीन जाना, बट अगर किसी यूरिन में प्रोटीन भी नहीं जा रहा तो कैसे पता लगे? नहीं, कुछ ना कहीं कुछ तो सिम्टम आएगा कोई पहला। दर्द होता है बॉडी में? नहीं नहीं, पेन वेन कुछ नहीं होता। जो पहला सिम्टम होता है, जो मैक्सिमम पेशेंट में देखने को मिलता है, वो प्रोटीन लॉस का ही है। ठीक है। दूसरा सिम्टम जो होता है वो तब होता है जब क्रिएटिनिन लेवल, यूरिया लेवल बढ़ने शुरू होते हैं, अच्छा क्योंकि बॉडी में वेस्ट मटेरियल है। अब वेस्ट मटेरियल बॉडी में इकट्ठा होगा तो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम वो क्रिएट तो करेगा। कहाँ बनता है क्रिएटिनिन बॉडी में? हाँ, कहाँ मसल्स में और बनता है। कैसे? मसल्स में, क्योंकि मसल जब प्रोटीन, जब हम कुछ भी खाते हैं, प्रोटीन जब हम खा रहे हैं, जो बॉडी मसल में मेटाबॉलिज्म जो चल रहा है, जो खाने को एनर्जी में कंज्यूम कर रहा है, तब वो वहां पर क्रिएटिनिन की फॉर्मेशन होती है। अच्छा तो पहले क्रेटिनिन बढ़ता है या पहले यूरिया पास आउट होता है? दोनों साथ साथ हो रहे हैं। एक्चुअली ये क्या है, ये टेस्ट है, ये चेक Okay. करने के लिए किडनी कितना अच्छा काम कर रही है। क्योंकि इनको लैब में टेस्ट करना आसान होता है, इसलिए हम क्रिएटिनिन और यूरिया का टेस्ट करवाते हैं।
बॉडी में इनके जैसे हजारों ऐसे वेस्ट मटेरियल हैं जो एक्यूमुलेट हो रहे होते हैं, क्योंकि उनकी रीडिंग लैब में एक्यूरेटली नहीं मिलती, इसलिए हम क्रिएटिनिन यूरिया को टेस्ट कर लेते हैं। अगर ये बढ़ रहे हैं तो सब बढ़ रहे हैं। डॉक्टर धवन, कुछ ना मिथ और फैक्ट भी बहुत ज़्यादा इस टाइम ट्रेंड कर रहे हैं। मेरा आपसे जो ये मिथ और फैक्ट है मैं पूछना चाह रहा हूँ, बहुत से मैंने आयुर्वेद डॉक्टरों को कहते सुना है कि अगर आप दूध, दही और पनीर का इंटेक ज़्यादा कर रहे हो ना, तो ये आपकी किडनी को खराब करता है। लेकिन वहीं एलोपैथी मना करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं, आप कुछ भी खाओ, किडनी खराब नहीं होगी इन चीज़ों से। सही कह रहे हैं वो। अगर हम कुछ भी खाते हैं तो उससे हमारी किडनी पे डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं पड़ता, इनडायरेक्ट आता है। आपने दूध, पनीर, दही की बात करी, हाँ, तो इन सब के अंदर, क्योंकि ये सारे एनिमल प्रोडक्ट्स हैं, इनके अंदर प्रोटीन की मात्रा ज्यादा है, बिल्कुल। तो प्रोटीन का इंटेक अगर आप ज्यादा कर रहे हो तो क्रिएटिनिन की फॉर्मेशन बॉडी में बढ़ेगी, किडनी खराब नहीं होगी। अब अगर आप सऊदी चले जाते हो, वहां पे नॉनवेज ज्यादा खाया जाता है, जी। इसके हिसाब से तो सबकी किडनियां वहां पे खराब हो जानी चाहिए, क्योंकि हम्म, प्रोटीन का इंटेक ज्यादा है। ऐसा नहीं होता। आपने प्रोटीन इंटेक ज्यादा किया है, आपने कच्चा माल, रॉ मटेरियल जो क्रिएटिनिन का है वो ज्यादा खाया, तो बिल्कुल। उसी की वजह से, रॉ मटेरियल ज्यादा होने की वजह से उसका पक्का माल यानी क्रिएटिनिन यूरिया ज्यादा बनेगा और ठीक है। रिपोर्ट में ज्यादा नजर आएगा। तो किडनी खराब नहीं हुई है, आप अपने डाइट को बदलोगे, कम करोगे तो अपने आप डाउन हो जाएगा। किडनी का खाने से सीधा सीधा संबंध ऐसे नहीं होता। अच्छा, कैसे समझे इसको? इसको इस तरह से समझो कि जैसे वो सिग्नल है, हम्म, क्रिएटिनिन यूरिया आपकी बॉडी में क्या चल रहा है, किडनी कितना अच्छा काम कर रही है, वो उसका सिर्फ सिग्नल है, ठीक है। खुद में बीमारी नहीं है। हम्म, वो डॉक्टर्स का टूल है चेक करने के लिए आपकी किडनी कितना काम कर रही है। जैसे जी। मान लो कि आप कुछ काम करते हो, ऑफिस में काम करते हो, ठीक है। ठीक है, आपके पास डेली फाइल्स आती हैं, बिल्कुल। आप रोज फाइल्स को क्लियर कर देते हो, जी। तो आपके टेबल पे कोई फाइल नहीं पड़ी होती, हम्म, है ना? मगर अगर आपकी फाइल पे, आपके टेबल पे बहुत सारी फाइल्स पड़ी हुई हैं, आपका बॉस आएगा, क्या बोलेगा? क्या किया आमिर आपने? बिल्कुल। वो ये कहेगा ना, पूछा आमिर ने काम जाएगा। नहीं किया। हाँ, तो उसने फाइल्स को देखकर आपके काम करने या ना करने का आइडिया लगा लिया। बिल्कुल। इसी तरह से हम करते हैं। किडनी का काम है क्रिएटिनिन और यूरिया को बाहर निकालना। अब वो बॉडी में हो रहा है एक्यूमुलेट। अब किसने काम नहीं किया? किडनी ने। किडनी ने नहीं किया। तो उसको देखकर हमने आइडिया लगा लिया जी। कि अगर ये किडनी काम नहीं करी तो ये एक्यूमुलेट हो रहा है। बिल्कुल। तो वो बेसिकली सिग्नल है, खुद में बीमारी नहीं है। तो पेशेंट सबसे बड़ी गलती ये क्या करते हैं, क्रिएटिनिन और यूरिया को बीमारी समझ लेते हैं जी। और उसके पीछे हाथ धो के पड़ जाते हैं कि क्रिएटिनिन कम करना है, क्रिएटिनिन कम करना है। जबकि फोकस होना चाहिए कि मैं किडनी को किस तरह से अच्छा रख सकूं, हेल्दी किस रख तरह सकूं। से किडनी को जो चीज नुकसान पहुंचा रही है उसको वहां से हटा सकूं, किडनी की फंक्शनिंग कैसे मैं बढ़ाऊं। किडनी की फंक्शनिंग बढ़नी, क्रिएटिनिन यूरिया अपने आप डाउन तो हो जाता एक साथ दोनों किडनी पे इफेक्ट आता है या किसी एक पे पहले आना शुरू है। होता है? डिपेंड करता है बीमारी की क्या हुई है। अगर मान लो आपको यूरिन में इन्फेक्शन था, आपने अच्छा। ध्यान नहीं दिया, इन्फेक्शन आपकी एक किडनी में चला गया, हम्म, किडनी को खराब कर दिया, तो एक किडनी खराब हुई। अच्छा। अब अगर आपका बीपी शुगर की वजह से किडनी खराब हो रही है, तो हम्म, बीपी शुगर तो पूरे ब्लड में था दोनों ना, ब्लड में बिल्कुल। तो दोनों किडनी पे इम्पैक्ट आएगा, ठीक किसी है। में कम, किसी में ज्यादा हो इससे सकता है। डिजीज पे डिपेंड करता है कि पहले आपको कौन सी बीमारी हो रही है, हाँ, तब किसकी किडनी वजह पे से इफेक्ट किडनी पड़ रहा है। खराब हो रही है, तो उसके रूट कॉज पे डिपेंड करता है हम्म, कि सिंगल किडनी खराब होगी, दोनों किडनी खराब होंगी, तो उसके कारणों पे डिपेंड करता है जी, वो। तो किडनी से रिलेटेड जैसे कह दिया किसी ने कि आपकी किडनी खराब हो गई, तो किडनी से रिलेटेड अलग अलग बीमारियां भी हो सकती हैं या फिर एक ही रीजन है कि किडनी अगर आपका काम करना बंद करेगी तो यूरिया बढ़ेगा, क्रिएटिनिन बढ़ेगा, या कोई अलग अलग तरीके की बीमारियां भी होती है किडनी से रिलेटेड? किडनी की बीमारियां और भी हैं, जैसे किडनी स्टोन है, बट किडनी स्टोन होने पे क्रिएटिनिन यूरिया नहीं बढ़ता, क्योंकि किडनी की जो फिल्ट्रेशन पावर है वो कम नहीं होती। मान लो कि एक किडनी में स्टोन था, उसने पूरी रास्ते को ब्लॉक कर दिया, तो दूसरी किडनी अपने फंक्शंस को बढ़ा लेती है, तो कुछ दिनों तक या कुछ महीनों तक दिक्कत नहीं होगी। बट अगर वहां पे स्टोन पड़ा रहेगा, उसने यूरिन को ब्लॉक कर रखा है, हाइड्रोनेफ्रोसिस बन रहा है, तो उसका असर लॉन्ग टर्म में किडनी पर आएगा। डॉक्टर गुरु, आपने जैसे बात की, हमने स्टोन की बात की, इसको लेकर मिथ तो हम सभी ने सुना हुआ कि अगर आप अल्कोहल कंजप्शन ज़्यादा करेंगे, बियर ज़्यादा पिएंगे, तो आपका जो स्टोन है किडनी में वो निकल जाएगा। इस पर आपसे बात करना चाहूंगी, इस पर क्लैरिटी चाहूंगी। मैं सपोर्ट नहीं करता। तो नहीं ठीक है। पीनी है। नहीं, देखो, बियर अगर आप नॉर्मल पी रहे हो तो वो स्टोन की फॉर्मेशन को बढ़ा रहा है, अच्छा। उसमें ऑक्सिलेट होता है, वो यूरिन में अपना किडनी के अंदर स्टोन की फॉर्मेशन को बढ़ा देता है। बट अगर यूरिन में स्टोन स्टक है, रुका अच्छा। हुआ है, तो वो क्या कर रहा है, वो उसे फ्लश आउट कर रहा है। ओके। तो डिपेंड करता है कि आपने बियर कब पी, अच्छा, पथरी अटकने के बाद या पथरी बनने से पहले। तो कब पीनी चाहिए सर? पीनी ही नहीं चाहिए, आपके पास मल्टीपल अदर ऑप्शन होते हैं, जैसे आप गन्ने का जूस है, वो खुद में बहुत ज्यादा डाययूरेटिक है, जी। तो आप बियर ना लेते हुए आप गन्ने का जूस पी लो।
ओके। आप फ्लूइड की मात्रा बढ़ा लो, पानी की मात्रा बढ़ा लो, तो अल्कलाइजर्स आपने ले लिए तो इससे ओके। आपकी यूरिन फॉर्मेशन बढ़ेगी, जो काम आप बियर से कर रहे थे वो ऐसे हो जाएगा। सर आपने तो एक बहाना खत्म कर दिया हमारी ऑडियंस का ये सब पीने का, देखो जो कंज्यूम चीज करने गलत है का। वो गलत ही रहती है, तो आप उसको, क्योंकि फिर कहते फिर वो हैबिट फॉर्मेशन होती है, या ट्रू। क्योंकि हर कोई उसको हेल्दी वे में नहीं ले पाता। अगर आप उसको पी रहे हो फिर आपकी वो हैबिट बन जाती है, तो फिर वो लाइफ टाइम चलती रहती है, तो अच्छा है कि उस चीज जाना ही नहीं। ओके। तो जैसे अभी तो हमने बियर की बात की, अल्कोहल की मैं बात कर रही हूँ, इसके साथ में ये कहा जाता है कि रेड वाइन बहुत अच्छी होती है हेल्थ के लिए, क्या वो ठीक है? हाँ देखो, रेड वाइन जो है वो अंगूरों से बन रही होती है, तो हाँ। अगर आप उसे लिमिट में लेते हो, ओके। यू नो, तो कोई भी चीज नुकसान नहीं पहुंचाएगी। ओके। अगर किसी चीज को भी आप ओवर करोगे तो वो नुकसान आपको 100% पहुंचाएगी। जैसे हमने पानी का True. एग्जांपल हाँ, देखा, बिल्कुल। पानी एक्सेस पीने पे किडनी खराब हो गई। हम्म, इसी तरह से अल्कोहल ज्यादा लोगे तो लीवर पे इम्पैक्ट आएगा, किडनी पर भी इम्पैक्ट आएगा, हम्म। और उनको डैमेज होने के चांसेस पूरे पूरे हैं। ओके। तो लिमिट में सब अच्छा, ओवर लिमिट में एक्स्ट्रा किया तो नुकसान, कम किया तो नुकसान। जब किडनी ज़्यादा खराब होने लगती है तो एलोपैथी डायलिसिस पे डाल देते हैं कि आपको डायलिसिस लेना पड़ेगा भैया, अब किडनी ने आपका काम करना बहुत कम कर दिया है। बिल्कुल। लेकिन आयुर्वेद कहता है भैया एलोपैथी पर जाओ मत, मैं डायलिसिस बंद करा दूंगा। ये लड़ाई ना आयुर्वेद और एलोपैथी वालों की सदियों से चलती आ रही है। तो सर लोग तो कंफ्यूज हो रहे हैं हम नहीं ना। आते इनमें बीच में। देखो, हर पैथी की अपनी पावर्स हैं हाँ। और जी। अपनी वीकनेस भी हैं। तो अगर हम हर किसी की पावर और वीकनेस को समझ जाते हैं ना, तो वहां पे पेशेंट को ट्रीट करना बहुत आसान हो जाता है। अब पेशेंट की डायबिटीज है, 300 पहुंची हुई, 400 पहुंची हुई, आयुर्वेद कहाँ पे इसमें हेल्प कर पाएगा? मुझे तो चाहिए रिजल्ट अभी। अगर मैंने अभी रिजल्ट नहीं लिया, पेशेंट की किडनी खराब होती चली जाएगी, तो मैं तो रिस्क नहीं लूंगा। मैं तो कहूंगा इंसुलिन लगवाओ, शुगर कंट्रोल लेकर आओ, कम से कम किडनी तो बच पाएगी। शुगर की ट्रीटमेंट बाद में कर लेंगे, अभी तो मेरे लिए जरूरी हो गया ना, तो एक तरह से इमरजेंसी क्रिएट हो गई। तो वहां पर एलोपैथी नो डाउट अच्छा है, बट ये भी फैक्ट है कि किडनी को ठीक करने की या किडनी को खराब होने से रोकने तक की मेडिसिन एलोपैथी में अभी तक डेवलप नहीं हुई है। फ्यूचर में हो अच्छा। जाए अलग बात, बट हम्म। अभी डेवलप नहीं हुई है। तो आप किसी भी पेशेंट का प्रिस्क्रिप्शन उठा लो, और मैं अपने पेशेंट को भी बोलता हूँ कि एक एक मेडिसिन ना गूगल पे खुद सर्च कर लो, क्योंकि कौन सी मेडिसिन किस लिए खा रहे हो। एक सिंगल मेडिसिन अब तक डेवलप नहीं हुई जो किडनी को खराब होने से रोक भी सके। नॉट ए सर सिंगल लेकिन मेडिसिन। मैंने अभी जैसे एलोपैथी डॉक्टर्स के साथ पॉडकास्ट किया है किडनी को लेकर, उनका ये कहना है कि आपको आयुर्वेद की जरूरत ही नहीं पड़ती, अगर आप एलोपैथी शुरुआत से लेते हो तो मेडिसिन है जो इसकी रोकथाम कर लेती है। आप मुझे बताओ, आप हम मेरे साथ करवा देंगे पॉडकास्ट, हम फाइट कर लेंगे अच्छी अच्छी उनके साथ। क्योंकि उसको ये कह देते हैं ना आयुर्वेद स्लो प्रोसेस कर रही है। स्लो नहीं है, को तो ये आयुर्वेद नाम बहुत दिया जा फास्ट रहा है। है कि वो स्लो प्रोसेस अगर है। आपकी अप्रोच सही है तो वो बहुत फास्ट है। बट आयुर्वेद पे इंसान कब जाता है? जब उसको लगता है कि या तो मुझे एलोपैथी को आराम नहीं मिल रहा या मुझसे अफोर्ड नहीं कर पा रहा। दो ही सिचुएशन एक आदमी के सामने क्रिएट होते हैं, तब वो आगे बढ़ रहा है ना सर। नहीं, देखो, अगर आपको पेशेंट को फोकस में रखते हो और पेशेंट को, अगर डॉक्टर भी चाहता है कि बस पेशेंट को आराम मिले, तो आपका क्या हो गया, रिजल्ट चाहिए आपको, पेशेंट को भी रिजल्ट चाहिए, तो वहां पर आपको पैथियों के बीच में नहीं फंसना चाहिए। अच्छा। होम्योपैथी भी अच्छी है कुछ पार्ट्स में, कुछ पार्ट में आयुर्वेद अच्छा है, कुछ पार्ट में एलोपैथी अच्छी है। बिल्कुल। तो आपको ये समझना है कि पेशेंट का की जो हमने कंडीशन है उसे मैनेज करने के लिए कौन सा हथियार निकालना है। ओके। आपके पास रिसोर्सेज बढ़ गए ना। आप ठीक है। बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा, शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा, मैं आयुर्वेद पे नहीं रह सकता, मुझे अगर मैं एलोपैथी की हेल्प चाहिए, मैं डॉक्टर की हेल्प लूंगा ना जी। कि क्या बीपी शुगर कंट्रोल कर दो। बीपी कंट्रोल में आ गया, शुगर कंट्रोल में आ गया, तो कम से कम किडनी आगे खराब होना बंद हो गई। अब किडनी खराब होना आगे बंद हो गई तो ही तो किडनी अपने फंक्शन को बढ़ाएगी। बिल्कुल। दोनों काम साथ साथ कैसे हो सकते हैं? एक तरह से किडनी को नुकसान हो रहा है, एक तरह से आप इसको रिपेयर करना चाहते हो, तो एट द एंड ऐसा कंडीशन के अंदर रिजल्ट हमें मिलते ही नहीं है। तो पेशेंट को और डॉक्टर्स को समझना चाहिए कि बीपी जो है हमारा वो नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल रहना चाहिए बिल्कुल, 120/80, 90 भी नहीं, नीचे वाला 80 रहना चाहिए डायसिस्टोलिक। शुगर जो लेवल्स हैं आपके वो 180 के नीचे मेंटेन होने चाहिए, चाहे वो फास्टिंग हो, चाहे वो पीपी हो, चाहे वो रैंडम हो, क्योंकि उससे ऊपर जाने पे वो किडनी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उससे नीचे तो पहुंचा नहीं रहे ना, उससे नीचे मेंटेन कर लो, चाहे आयुर्वेद से करो, चाहे आप एलोपैथी से करो, चाहे आप होम्योपैथी से करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता पर्सनल लेवल पे। मुझे वो एक बॉडी के अंदर वो सर्कमस्टांसेस क्रिएट करने होते हैं जहां पर किडनी अपने फंक्शंस को बढ़ाए। जी। अगर कोई भी चीज हम एक स्टेप को भी मिस कर जाएंगे ना, हमें रिजल्ट्स नहीं देखने को मिलेंगे। अगर आज आप डॉक्टर पुरुधमन को बुला रहे हो ना, तो ये अप्रोच आज तक काम आई है। जी। इसी की वजह से आज आप श्रेयास का नाम सुनते हो कि एसआर इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस बिल्कुल आयुर्वेदिक साइंसेस कुछ है, क्योंकि अप्रोच अपनी सही रखते हैं, पेशेंट हेल्प करता है, क्योंकि बीपी शुगर पेशेंट ने खुद चेक करना है। जी। घर पे मशीन रखो, चेक करो, अगर आपका बीपी बढ़ रहा है, शुगर बढ़ रहा है, फोन करो डॉक्टर्स को कि मेरा बीपी बढ़ रहा है, शुगर बढ़ रहा है, कुछ जी। हेल्प करो। तो वहां पे पेशेंट
का एक कॉन्टिन्यूस हमें आपको एक फीडबैक चाहिए होता है, जी क्योंकि अगर फीडबैक प्रॉपर मिल रहा है तो हमारी मेडिसिन को बदलना, डालना, करना बहुत इजी हो जाता है। तो डायलिसिस की स्टेज क्या रहती है? अगर आपके पास कोई एलोपैथी के बाद लगातार कंटिन्यू ट्रीटमेंट करा रहा है और वो लगातार डायलिसिस भी ले रहा है बट फिर भी उसको रिलीफ नहीं मिल पा रहा, हम्म तो आप कैसे उसको ठीक कर सकते हैं? देखो, डायलिसिस कब शुरू होता है? डायलिसिस तब शुरू होता है जब किडनी के फंक्शन इतने गिर जाएं कि बॉडी की सर्वाइवल पे बात आ जाए। ठीक है। ठीक है, तो किटनिन लेवल जब 8 को टच करना शुरू करता है तो डॉक्टर्स बोलते हैं कि अब आपकी डायलिसिस का टाइम आ गया है, अब आपको डायलिसिस आप शुरू करो। जी ठीक है, तो वहां पर पहुंचते, वहां जब आप पहुंच गए ना, तो किडनी के पास अंदर, अगर आप किडनी के अंदर जाके देखोगे तो किडनी के अंदर कुछ बचा हुआ ही नहीं होता, अच्छा। कुछ नहीं बचा हुआ होता। हम्म। 90% किडनी खराब हो चुकी है, अब आपके पास 10% किडनी बची हुई है। जी। अब 10% किडनी से आप 20% तक का तो काम ले सकते हो, हम्म। 100% का काम ले नहीं सकते। तो आपको क्या करना चाहिए होता है कि अब जो 10% है पहले तो उसे प्रिजर्व करो, ठीक है। उसको कोई नुकसान ना हो। तो बीपी, शुगर कंट्रोल, हम्म। ठीक है। आपका जो डायलिसिस चल रहा है उसे चला के रखो, ठीक है। मान लो हफ्ते का 1 चल रहा है ना, उसे मेंटेन करो। अब आपका काम क्या है कि अपनी किडनी पे काम करना। ठीक है। बीपी शुगर कंट्रोल किया, किडनी की फंक्शनिंग बढ़ाई। अगर किडनी अपने फंक्शंस को बढ़ाती है तो डायलिसिस आपका रुक जाएगा। अच्छा। ओके। ठीक है, अगर आप उसमें फेल हो जाते हो, बीपी शुगर बढ़ा रहता है, तो आपका डायलिसिस कॉन्टिन्यूसली लाइफ टाइम हो जाता है, या फिर ट्रांसप्लांट का ऑप्शन आपको ऑप्ट करना पड़ता है। जी। आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं रह जाता। यानी लास्ट स्टेज में आकर भी ये हो सकता है कि 1-2% ऐसे चांसेस हो कि डायलिसिस ना कराया जाए 50%। 50%। लास्ट स्टेज में हमारे आकर पास 50%। अगर कोई पेशेंट डायलिसिस वाला आ रहा है तो हम्म। 50% चांसेस लेके माइंड में रखे कि हम्म। डॉक्टर साहब बंद करवा देंगे। 90% के ओके। बाद ट्रांसप्लांट इंपॉर्टेंट है। हाँ, ट्रांसप्लांट देखो एज पे डिपेंड करता है। अब एक पेशेंट की एज है 60 साल, है ना, 60-70 साल का पेशेंट है, उसमें ट्रांसप्लांट काम नहीं करेगा। लेकिन अभी हमने देखा था लालू यादव ने भी कराई थी। अब वहां पे कंडीशन थोड़ी अलग है ना। ठीक है, वहां पे क्या कि देखो, आपके पास मनी है आप कर सकते हो, आपके पास मनी नहीं है तो आपके पास ऑप्शन नहीं रह जाता। और सही और गलत का होता है। आपने एक एग्जांपल दिया, तो सुषमा स्वराज का भी तो था, बिल्कुल। है ना। तो ट्रांसप्लांट अच्छी चीज है, खराब नहीं है, मैं जो पर्सनली मानता हूँ। डिपेंड करता है कि किडनी आ कहां से रही है। लालू जी ने ली है अपनी डॉक्टर बेटी की से, किडनी, बिल्कुल। है ना। सुषमा स्वराज जी ने जिनकी किडनी ली थी हमें पता नहीं है। जी। तो अगर आप अपनी फैमिली में किडनी ले रहे हो तो वो सर्वाइव करने के चांसेस ज्यादा हैं। अगर आप किसी भी डोनर से ले रहे हो तो सर्वाइव नहीं कर पाते। एक चीज और जोड़ता हूँ मैं इसमें सर, अगर जैसे आपने कहा 60 और 70 साल की एज, हम 50 साल की एज पे ले लेते हैं, अगर किसी को 50 की एज में आके किडनी का ट्रांसप्लांट कराना पड़ रहा है, अगर उसको अपनी सेम एज की किडनी नहीं मिल रही है, तो क्या वो 20-25 की एज में, बहुत से हम ऐसे देखते हैं कि कोई चांस ऐसा होता है कि उसको किडनी देनी पड़ जाती है, जो डोनर होते हैं कम एज में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, डोनर बन जाते हैं, तो उस एज की किडनी उस एज में लग सकती है। लग जाएगी बट बॉडी साइज, एक्सेप्ट नहीं करेगी ना। साइज नहीं, मैंने ऐसे साइज मैटर केस नहीं सुने करता। कि 25 की एज का और 60 की एज आप में बात किडनी समझे, लगी थी। किडनी तो हेल्दी थी, बट जो किडनी ले रहा है उसके लिए ना वो किडनी ना फॉरेन बॉडी है, जी। ओके। तो बॉडी उस पे एक्शन लेती है, अच्छा। उसको बाहर निकालने की कोशिश करती है, रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट करती है। जी। इसी वजह से जितने भी ट्रांसप्लांट के पेशेंट होते हैं उनको स्टेरॉइड पर रखा जाता है अच्छा। कि उनकी बॉडी किडनी को रिजेक्ट ना करे। हम्म। तो वो एक स्टेरॉइड का अपने साइड इफेक्ट्स हैं। बिल्कुल। ठीक है, कि आपको कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। हम्म। तो वो लक वाला खेल है, तो साफ एक स्पष्ट। नॉर्मल एज नहीं होती किसी भी किडनी की ट्रांसप्लांट वाली? देखो आपकी फैमिली में, क्योंकि आज की डेट में जो इंडिया के रूल्स हैं वो ये कहते हैं कि आपको किडनी आपकी फैमिली का मेंबर ही दे सकता है, जी। आप किसी और से किडनी लेके नहीं लगवा सकते पैसे देके। अच्छा। ओके। साफ और स्पष्ट बात। हम्म। ठीक है, मगर लोग ट्राई करते हैं, लगवा भी लेते हैं, फेल भी हो जाती है। एक और बहुत जरूरी सवाल, यूरिन रोकने को लेकर के कहते हैं कि नहीं रोकना चाहिए, जो सही भी है, लेकिन कई बार ऐसी परिस्थितियां बन जाती है कि आदमी को रोकनी पड़ जाती है, कहते हैं उससे किडनी इफेक्ट होती है, तो कितनी टाइम लिमिट होती है और क्या मतलब सोल्यूशन हो सकता तो है? यूरिन रोकना मजबूरी होती है, हाँ वही। मगर आप उसको हैबिट मत बनाओ। ओके। अगर आपने महीने में एक आधी बार रोक भी लिया तो आपकी किडनी पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, बट अगर आप ऐसे रोज रोकते हो तो दिक्कत हो जाएगी। तो बॉडी को स्ट्रेस दो, कम दो, ज्यादा ज्यादा रोज रोज मत दो, इतना ध्यान रखना होता है, कोई ओके। दिक्कत नहीं। डॉक्टर गुरु, मैं आपसे भी ये जानना चाहूंगी, अभी हमने बात कर ली एलोपैथ की, हमने बात कर ली आयुर्वेद की भी हमने बात कर ली, जब किडनी खराब होने की कंडीशन में पहुंचने लगती है तो नेचुरोपैथी की भी बात आती है कि नेचुरोपैथी से इसको क्योर किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है, ये ठीक है या नहीं है, ये कितना सही है?
मैं सपोर्ट नहीं करता, रीजन बीइंग कि आपको ये समझना पड़ेगा कि वहां पे कोई मेडिसिन नहीं चल रही। ओके, नेचुरोपैथी में मेडिसिन नहीं दी जाती है ना। ठीक है। अब बीपी और शुगर आप अगर मैनेज कर लेते हो विद द हेल्प ऑफ नेचुरोपैथी तो ओके, काम हमारा अच्छा बन जाता है। ठीक है। अगर नेचुरोपैथी में क्या होता है, आपको फ्रूट्स डाइट पे रखा जा रहा होता है, हम्म, आपको अनाज दिया नहीं जा रहा होता। हम्म, तो जब पेशेंट अपना वेट लूज करना स्टार्ट करता है ना, तो पेशेंट की कंडीशन बहुत खराब होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि बॉडी में प्रोटीन जा नहीं रहा, हम्म, यूरिन के रास्ते प्रोटीन निकलता जा रहा है, हम्म, पेशेंट वीक होता जा रहा है। हाँ, तो पेशेंट के जो डायलिसिस का ऑप्शन है वो बंद हो जाता है, पहली चीज। अच्छा। केटेनिन 2 महीने नीचे जाएगा, हम्म, बट वो तीसरे महीने जब वो बढ़ता है तो पेशेंट पूरा बेड रिडन होता है। तो पेशेंट को ध्यान देने की जरूरत होती है कि वो कुछ भी हो जाए अपना खाना ना छोड़े और अपना वेट लूज ना करे किसी भी कंडीशन पे। ओके, अगर पेशेंट वेट लूज कर रहा है तो वहां पर उसको एक्शन लेने की जरूरत है। ओके, बहुत ज्यादा, मतलब इमरजेंसी कंडीशन मान के चले कि उसको एक्शन एकदम तेजी से लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने वेट लूज कर लिया तो आपका, सपोज करो कि आप डायलिसिस पे गए, पेशेंट का वेट है 45 किलो, ठीक है। सोचो कितना वो उसको सरवाइव कर पाएगा, कितना लंबा टाइम, बहुत 3 मुश्किल महीने रहेगी। 6 महीने। बट अगर पेशेंट का वेट 80 केजी है, हम्म, हेल्दी बिल्कुल 80-90 केजी का है, वो पेशेंट 10-10 20-20 साल सर्वाइव कर सकता है। तो आप अपनी लाइफ लाइन को अपने हाथों से खराब कर देते हो जब आप बहुत ज्यादा वेट लूज कर लेते हो। आपको वेट लूज बिल्कुल नहीं करना, आपने उसे ओके, मेंटेन रखना है, क्योंकि आपकी किडनी को भी काम करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, उसको भी प्रोटीन चाहिए, उसको भी विटामिन चाहिए, उसको भी मिनरल चाहिए। तो अगर आपकी बॉडी हेल्दी है तो खराब किडनी भी अच्छा काम कर जाएगी। बिल्कुल। अगर अच्छा। आपकी बॉडी वीक है, उसमें हम्म, अच्छी किडनी भी लगा दोगे ना, वो भी खराब हो वो भी जाएगी। खराब। तो बहुत ध्यान रखने की जरूरत है हाँ, किडनी को लेकर के। अगर हम नेचुरोपैथी पर जा रहे हैं तो बहुत सोच समझ कर हमको वेट जाना लूज चाहिए। नहीं करना। आप वेट, किसी भी पैथी में जाओ, आपने ओके, वेट लूज नहीं करना, आपने खाना प्रॉपर खाना है, बैलेंस डाइट खानी है। आपके खाने में प्रोटीन की मात्रा कम हो सकती है, बट विटामिन मिनरल्स आपको अच्छी मात्रा में लेने पड़ेंगे, कार्ब्स लेने पड़ेंगे। आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, नहीं है, नहीं है। चलिए, जब डॉक्टर खाने साहब ये भी आपसे एक सवाल मैं बिल्कुल। इससे जुड़ा हुआ पूछना चाहूंगी डायलिसिस की, क्योंकि अभी हम बात कर रहे थे, तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अगर कोई इंसान सोचता है किडनी को लेकर के, क्योंकि आज के जो युवा हैं लगता है कि चलिए खा लेते हैं ना, क्या किडनी खराब होगी, क्या होगा, डायलिसिस हो जाएगा। अब इस लेवल तक अगर हम सोच लेते हैं तो किडनी जब खराब होने लगती है तो क्या डायलिसिस लाइफ टाइम ही लेना पड़ता है या एक दो डायलिसिस से काम हो सकता है? पहले हमने पहुंचना है क्यों? पहली आलस अप्रोच तो ये और होनी ये चाहिए। सारी चीजें कर लेते हैं ना, ड्रिंक वगैरह, और नहीं, डाइट को ख्याल नहीं रखना। आप माइंडसेट पहले लेके चल रहे हो कि मैं हम्म, गलत खाऊंगा कि अगर किडनी खराब होगी तो डायलिसिस करवा लेंगे। हम्म, तो पहले तो अप्रोच आपकी गलत है। ठीक है। ठीक है, तो हम्म, आप अपनी बॉडी को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, बॉडी ओके। किस तरह से काम करती है और बॉडी की क्या रिक्वायरमेंट्स है हम्म, और आपका मन क्या कर रहा है। हम्म, तो अपनी मन की कम सुनो और अपनी बॉडी की ज्यादा सुनो, पहली ओके, चीज। ठीक है, तो वहां नहीं पहुंचना है। ठीक है। बीपी शुगर अपना कंट्रोल रखोगे तो हम्म, 80% चांसेस है कि आपकी किडनी खराब होगी ही नहीं। अच्छा। कोई चीज आप ओकेजनल बेसिस पे करो, आपकी किडनी खराब नहीं होगी। पर अगर आप अल्कोहल है डेली बेसिस पे लोगे तो हम्म, किडनी खराब होने के चांसेस, लीवर खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है। पर डेली बेसिस पे मत करो। ओके सर, जब जूस भी हम कंज्यूम करते हैं तो जूस में कहते हैं कि ग्लूकोज बहुत ज्यादा है, सबसे ज्यादा उसमें चीनी की मात्रा होती है, ग्लूकोज फ्रक्टोस, होता है, ग्लूकोज नहीं फ्रक्टोज फ्रक्टोस होता होता है। है। तो अगर हम जूस ज्यादा कंज्यूम करते हैं तो भी किडनी पर फर्क पड़ेगा? नहीं, इसमें ऐसे नहीं फर्क पड़ता, बट आपको ये समझने की जरूरत है कि जब भी हम फ्रूट्स को हम कंज्यूम करते हैं तो किस चीज के लिए कंज्यूम कर रहे हैं, पहले उस चीज को समझो। ठीक है। उसमें विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, इसलिए हम इसे कंज्यूम कर रहे हैं। बट उसके अंदर फाइबर है जो आप निकाल के अलग कर देते हो, वो मत करो। ठीक भगवान है। ने दांत दिए ना, हम्म, तो उसको खाओ। ओके। ठीक है, फाइबर जाएगा तो आपके लिए वो ज्यादा बेनिफिशियल होता है। जूस जब हम पीते हैं तो अक्सर पेट में दर्द हो जाता है, गैस बन जाती है। वही फ्रूट अगर आप खाओगे तो आपको गैस भी नहीं होती, आपको परेशानी नहीं होती, क्योंकि वो फाइबर के साथ गया। तो इसलिए हमारा फोकस रहता है कि जब आपने अपनी बॉडी को हेल्दी रखना है तो फाइबर का इंटेक के बहाने ढूंढो। ओके। ऐसे नहीं होगा, उसके बहाने ढूंढने पड़ेंगे। मम्मी ने क्या बनाया, आलू बनाया, नहीं खाना। मम्मी ने क्या बनाया, मिक्स वेजिटेबल बनाई, मैं खा लूंगा। है ना, तो वो बहाने ढूंढने पड़ेंगे। आप जी। रेस्टोरेंट में जा रहे हो, हाँ जी सैलेड किस में है ना, चिकपी सैलेड ले ली। तो वो आपके ऑप्शंस होते हैं, तो आप फाइबर खाने के बहाने ढूंढो, ना कि उसे अवॉइड करने के। अभी जैसे खाने की आप बात कर रहे हैं तो एक ना मैंने रील देखी थी कुछ टाइम पहले कि बेकिंग सोडा खाओ भैया, हाँ, किडनी ठीक हो जाएगी। क्या नहीं, है ये? बेकिंग सोडा से किडनी ठीक नहीं होती। जब हमारी किडनी खराब हो रही होती है तो बॉडी में टॉक्सिक मटेरियल इकट्ठा हो रहा होता है। हाँ, अब हमारी किडनी हमारी बॉडी के अंदर पीएच को भी मेंटेन करती है। हमारी बॉडी में हर टाइम एसिड बनता रहता है, किडनी से बाहर निकालती रहती है, तो हमारा यूरिन ना एसिडिक होता है। हाँ, अब आपकी किडनी खराब हो गई तो बॉडी का ब्लड का पीएच क्या हो जाएगा,
आप बताओ। नहीं आइडिया। एसिडिक हो जाएगा क्योंकि एसिड बना रही, निकल नहीं बिल्कुल। पा रहा। अब इस एसिड अगर आपका बॉडी में बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाएगा तो ये एसिडिक ब्लड ही सर्कुलेट करेगा जी। और वो किडनी को डैमेज करेगा। बिल्कुल। इस कंडीशन को बोलते हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ओके। अब एसिड को हम तेजी से निकाल तो सकते नहीं है, जी। बट उसको वहीं पे बुझा तो सकते हैं। अच्छा। अब डाइल्यूट कर सकते आपको हैं। एसिडिटी होती, छाती में जलन हाँ, होती है, हाँ। तो आप सोडा पी लेते हो ना। बिल्कुल। हम बस वही सोडा इस्तेमाल कर रहे हैं जो आप ब्रेड बनाने में, ढोकला बनाने में इस्तेमाल करते हो, बेकिंग सोडा का यूज करते हैं, और उससे क्या होता है, एसिड वहीं पे न्यूट्रलाइज हो जाता है जी, जी, जी। और किडनी खराब होना रुक जाती है, जो कि ओके। वो मेटाबॉलिक एसिडोसिस से हो रही थी। तो सिंपल सा है बट काम की चीज है। चाहे क्रेटिनिन लेवल की बात करें चाहे यूरिया लेवल की बात करें, तो नॉर्मल लेवल क्या होता है जिससे माना जाए कि हेल्दी हैं आप? देखो 0.6 टू 1.1 लैब टू लैब वेरी करता है, क्योंकि बहुत सारे तरीके हैं इसको टेस्ट करने के। तो क्रेटिनिन का जो लेवल है 0.6 होता है, किसी में 0.7 है, वो वेरी करता है। तो आपको देखना पड़ता है कि किस लैब से आप टेस्ट करवा रहे हो। मेल फीमेल में भी फर्क होता है, फीमेल्स में थोड़ा सा कम होता है, मेल्स में थोड़ा सा ज्यादा होता है, क्योंकि मसल मास ज्यादा होता है, इस वजह से क्रेटिनिन की जो नॉर्मल वैल्यूज हैं वो अलग वेरी करती हैं। यूरिया के भी जो लेवल्स हैं वो यही है, 30-40 के आसपास ही है। ओके। कहते हैं कि जो किडनी का पेशेंट होता है उसे पानी कम पीना चाहिए, या फिर डॉक्टर्स भी कहते हैं कि पानी कम पियो। मेरा ये एक नोन एडमिट था हॉस्पिटल में, तो उन्होंने कहा था कि पानी थोड़ा सा कम रखो, और उन्हें प्यास बहुत ज़्यादा लग रही थी। तो इसका क्या रीज़न होता है? देखो, क्या उस किडनी को रेस्ट देना रीज़न होता है या फिर क्या? नहीं, आपको 2 पर्पस समझने पड़ेंगे, पानी को रोकने के और पानी को पीने के, दोनों को समझना पड़ेगा। तो एक तरफ कुआँ है, एक तरफ खाई है। पानी ज़्यादा पियोगे, पैरों में भरेगा, लंग्स में भरेगा, लंग्स खराब होंगे, ठीक है? डायलिसिस के टाइम में दिक्कत आएगी। ज़्यादा पिया तो दिक्कत, कम पिया तो आपकी बॉडी के पास इतना पानी ही नहीं है कि वो यूरिन की फॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से कर सके। तो उस केस के अंदर भी हमारा जो क्रेटिनिन लेवल है, यूरिया लेवल है, वो बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि किडनी खराब होनी शुरू होती है। क्योंकि किडनी का काम है रेगुलेट करना बॉडी के अंदर वेस्ट मटेरियल। अब इस पानी के अंदर मैं कितने चम्मच चीनी घोल सकता हूँ? 4, 6, इससे ज्यादा भरूंगा तो नीचे इकट्ठा हो जाएगा। अब बॉडी को आपने इतना ही पानी दिया था और उसे कहा कि इस पानी में पूरा साफ कर दो, पूरी बॉडी साफ कर दो, तो बॉडी नहीं कर पाएगी। ओके। बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाएगी, लेवल्स आपके जंप करना स्टार्ट कर देंगे। ओके। तो आप एक बहुत फाइन लाइन है कि कितना पानी आपने पीना है। तो इसका सिंपल सा तरीका ये होता है कि आपने एक टाइम में, अगर आपका डायलिसिस नहीं हो रहा, 100 ml से ऊपर नहीं पीना वन टाइम में, 1 कप, इससे ऊपर बिल्कुल भी इनटेक नहीं करना। फिर आपको प्यास लग रही है, गला सूख रहा है, होठ सूख रहे हैं, यानी बॉडी में पानी की कमी है, जी। तब दोबारा से रिफिल करो, बट मेक श्योर करो कि 2 कप के बीच में कम से कम 10 से 15 मिनट का गैप हो। ओके। उससे फायदा क्या होता है कि पानी बॉडी में धीरे धीरे जाता है, जी। एक्यूमुलेट नहीं होता। अगर आपकी बॉडी में पहले से भरा हुआ है, लेग्स में देख रहे हो स्वेलिंग आई हुई है, तो आपने पानी की मात्रा को कम रखना है, कम क्योंकि रखना ऑलरेडी आपके पास एक्स्ट्रा है ना। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आपको सिर्फ होठ गीले करने, मुंह गीला करना है। जी, जी। इससे ज्यादा इनटेक करोगे तो पानी और एक्स्ट्रा भर जाएगा, फिर वो कॉम्प्लिकेशंस को क्रिएट करेगा। तो वहां पर आपको पानी को कट डाउन करना होता है। तो ये तो उन पेशेंट के लिए जिनका डायलिसिस नहीं हो रहा। ओके। जिन पेशेंट्स में डायलिसिस हो रहा होता है, तो डायलिसिस के टाइम में बॉडी में जो एक्स्ट्रा पानी है उसको भी निकाला जाता है, जी, जी। क्योंकि अगली बारी आएगी 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, हफ्ते बिल्कुल, बाद, बिल्कुल। तो बॉडी में क्या करते हैं कि पानी को निकाल देते हैं। अब उस केसेस के अंदर जो आपको पानी का इंटेक करना होता है वो है हाफ कप ऑफ वाटर एक टाइम में, और सेम हम फंडामेंटली यूज करेंगे 10-15 मिनट बाद, फिर हम आधा कप ले सकते हैं, बट एक साथ खूब सारा पानी नहीं पीते। जी। अब दिन में कितने कप हमने पानी पी लिया, मैं उसको एडवाइस नहीं करता, जी। या आप उसे कंट्रोल करो कि 1 लीटर 1.25 लीटर, क्योंकि मैक्सिमम पेशेंट का काम ना कम से कम पानी में ऑटोमेटिक तरीके से हो जाता है। किडनी को इतना पानी मिल जाता है कि वो फ्लशिंग अच्छे से कर सके, जी। क्रेटिनिन लेवल भी डाउन हो जाए, यूरिया लेवल भी डाउन ठीक बना रहे, और आपकी बॉडी में कोई खराब इम्पैक्ट आता भी नहीं है। सर एक बार फिर से प्रोटीन पर आते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हम बॉडी के प्रोटीन के बारे में बात कर रहे थे। अगर कोई किडनी पेशेंट है हाँ और उसकी बॉडी में प्रोटीन की मात्रा कम हो गई है, अब हाँ। उसे हम कैसे प्रोटीन की मात्रा दें, बढ़ाएं कैसे बॉडी? आपको 2 चीजें करनी पड़ेगी। एक तो आपको फूड में प्रोटीन की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी, और वो अगर उसको प्रोटीन वो होना शुगर भी चाहिए। है, हाँ, और अगर उसको शुगर भी है, तो शुगर का प्रोटीन से क्या लेने देना। फ्रूट किस तरीके से उसको देंगे फिर? नहीं, फूड तो देना ही पड़ेगा, फूड के बिना सर्वाइव कैसे करेंगे। और शुगर मेंटेन करते हुए खाना देना है, ये हम बात कर सकते हैं कि खाने के अंदर दालें अच्छी हों, दालें ऐसी हों जो जल्दी डाइजेस्ट हो जाएं। तो हमें क्या देना, मूंग की दाल देनी है, हम नहीं देंगे काली दाल, है ना। पंजाबी दालें नहीं खाएगा, मूंग की दाल खा लेगा। नॉन वेज नहीं देंगे।
आप उसको घर का बना हुआ छेना दे सकते हैं। नॉनवेज मार्केट क्यों नहीं देंगे? नॉनवेज इसलिए नहीं देते क्योंकि उसमें प्रोटीन जो होता है वो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होता है, हैवी प्रोटीन होता है। अगर आपने कॉम्प्लेक्स हैवी प्रोटीन खाया तो वो पूरी बॉडी उसे एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, और प्रोटीन को बॉडी में लगाने के लिए उसे छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करना पड़ेगा, डाइजेशन से जाना पड़ेगा। अगर कोई चीज कॉम्प्लेक्स है, बड़ी है, उसे तोड़ रहे हो तो उसमें वेस्ट मटेरियल ज्यादा बनेगा। बिल्कुल। अब आपकी किडनी तो काम कर नहीं रही, तो एक्यूमुलेट हो जाएगा, तो नहीं चाहिए ना हमें वेस्ट मटेरियल। तो तो हम दालें वो ही वो बताइए फिर वो आप। वो खाएंगे जो जिसमें वेस्ट मटेरियल हमारा कम बने। तो दालें हैं, पनीर है, वो लिया जा सकता है। बाकी उसमें हम प्रोटीन पाउडर भी सजेस्ट कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन क्या है। अब प्रोटीन आपकी बॉडी में कम क्यों हो रहा है वो इंपॉर्टेंट है। आप दो चीजें हो सकती हैं, या तो आप यूरिन के रास्ते प्रोटीन बहुत हैवी आउटफ्लो कर रहे हो, ठहर नहीं पा रहा, तो उसको भी आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। आपने यूरिन के रास्ते कंट्रोल किया, खाने में इंटेक को ठीक रखा, तो वो ब्लड में बढ़ जाएगा। अगर आपने खा लिया और यूरिन में कंट्रोल नहीं किया, तो आपने जो खाया पिया वो निकल जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। तीसरी एक और इंपॉर्टेंट चीज होती है जो कि हम अपनी प्रैक्टिस में देखते हैं। उसमें क्या होता है कि अगर आपका थायराइड खराब है, टीएसएच खराब है, तो भी आपका प्रोटीन बॉडी में कम होता है। अब थायराइड जो हमारा हार्मोन है ना, ये बॉडी में मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कर रहा होता है, यानी आपने जो खाना खाया कैसे डाइजेस्ट होगा वो कंट्रोल कर रहा होता है। तो अगर थायराइड बिगड़ गया, आपका टीएसएच बढ़ गया, तो भी आपकी बॉडी में प्रोटीन की दिक्कत देखने को मिल जाती है, स्वेलिंग देखने को मिल जाती है। तो जब भी पेशेंट आता है, हम तो फिक्स थायराइड का टेस्ट करवाओ, ठीक है, यूरिन का टेस्ट करवाओ, कितना प्रोटीन लॉस हो रहा है, और उसको ना हर महीने देखना भी पड़ता है कि वो कम हुआ ये नहीं हुआ, प्रोटीन देते हुए। और ये भी ध्यान रखना कि प्रोटीन से क्रिएटिनिन ना बढ़ जाए। तो हाँ, तो बहुत फाइन बैलेंस बनाना पड़ता है कि ना क्रिएटिनिन बढ़े, बॉडी में प्रोटीन भी पूरा हो जाए, और कॉम्प्लिकेशन पेशेंट को कोई आए नहीं। आपके सामने पूर्व धवन किस तरह के चैलेंज अभी तक आए, किसी भी पेशेंट को लेकर कौन सा सबसे बड़ा चैलेंज रहा? लोग चैलेंजेस तो हर हफ्ते आते हैं, कोई ना कोई केस ऐसा होता है, यार इसको लें ना लें, छोड़ दें, ये बहुत होता है। पेशेंट का भी क्या होता है कि लेवल आ रहा है 22 का पहुंचा हुआ है क्रिएटिनिन का। अब पेशेंट आ रहा है कह रहा है डॉक्टर साहब मुझे डायलिसिस नहीं करवाना, जो मर्जी हो जाए मैं नहीं करवाऊंगा। ऐसे पेशेंट को हैंडल करना सबसे मुश्किल काम होता है। उनको हाथ जोड़ के बोलना पड़ता है, भाई साहब पहले अपनी जिंदगी बचा लो, पहले डायलिसिस करवा लो, खून थोड़ा सा साफ कर लो कि 2-4 दिन तुम जिंदा तो रह सको, बिल्कुल। फिर मैं आपको ट्रीटमेंट दे दूंगा। मैं कहाँ कहीं जा रहा हूँ, मैं तो वहीं हूँ। तो ऐसे पेशेंट आते हैं ना, इनको हैंडल करना एक डॉक्टर के लिए सबसे डिफिकल्ट होता है, क्योंकि उनके माइंड में परसेप्शन होती है कि डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर दवाई देगा, मैं 2 दिन में ठीक हो जाऊंगा। आप उनको कौन समझाए, भाई जितने दिन में दवाई काम करेगी उतने टाइम तुम्हारे पास भी तो हो। सही बात। तो उनको आपको फटाफट कहना होता है कि आप जाके डायलिसिस करवाओ। पेशेंट जो बहुत वीक हो चुके होते हैं, पेशेंट आते हैं, डॉक्टर साहब हम उबली हुई सब्जी खाते हैं, घिया तोरी हल्दी नमक के साथ, और कुछ नहीं खाते। अच्छा। ठीक है, हाँ। वेट था 80 किलो, अब ये खाना खाते खाते वेट हो गया 50 किलो, अब अच्छा। सिर्फ हड्डियां निकली पड़ी हैं। अच्छा। अब पेशेंट कहता है मेरा क्रिएटिनिन लेवल 8 पहुंचा हुआ है, अब मुझे आप ठीक कर दो। अब उसकी बॉडी में ना विटामिन मिनरल्स की इतनी डेफिशिएंसी हो चुकी है कि आप उसको पूरा करो, उसकी उसकी किडनी पे काम करो, कहाँ काम करो, वो आपके लिए ना एक वो हो जाता है, क्विज बन जाता है, चैलेंज बन जाता है कि किस चीज को हैंडल करो, हाँ। पेशेंट को जिंदा रखना है या पेशेंट की किडनी ठीक करनी है। बिल्कुल। ये ऑप्शन हमारे पास आ जाते हैं, तो वहाँ चीजें बहुत डिफिकल्ट हो जाती हैं, और इसलिए मैं है कैसे डील कर पाते हो सर? वो उसमें हम काम कर पाते हैं कि पेशेंट्स को हम समझा देते हैं, पेशेंट को समझाते हैं कि तुम देखो, अगर आप जिंदा हो आप कुछ भी कर सकते हो, है ना, ट्रीटमेंट चलता रहता है, बट अगर आपकी बात आपके सर्वाइवल पर आ जाए ना, तो आपको पहले सर्वाइवल को देखना पड़ता है। किडनी का नंबर सेकेंडरी हो जाता है कि किडनी बाद में, पहले आप जिंदा रहो। तो ये कह सकते हैं कि अगर आयुर्वेद अपना रहे हैं तो जड़ से बीमारी को ठीक कर सकते हैं। देखो काम जड़ पे ही किया जाता है, जड़ पे BP काम किया जा रहा है, बट जड़ से खत्म कर सकते हैं। देखो जड़ से खत्म तब होगा जब किडनी रीजनरेट कर जाएगी, किडनी रीजनरेट करती नहीं है। किडनी अगर रीजनरेट कर जाए तो आप उसे जड़ से खत्म कर सकते हो। अब किडनी के अंदर हिस्सा मर गया, आप उसे जो मर्जी कर लो, जो मर्जी ताकत लगा लो, वो जिंदा नहीं हो सकती। तो आपको रहना तो उसी खराब किडनी के साथ रहना पड़ेगा और पूरी जिंदगी रहना पड़ेगा, बट आपने उसे खराब होने से और खराब होने से रोकना है। किडनी जितनी आपके पास बच जाए उसको हेल्दी कर सकते हैं। उसकी फंक्शनिंग बढ़ानी है ओके। कि वो क्रिएटिनिन यूरिया को बाहर निकालती रहे। तो जैसे आपका वो होता है ना कमजोर बच्चा, उसको बहुत ज्यादा पैम्परिंग की जरूरत होती है, बेटा खाना मिल जाएगा टाइम पे, पानी मिल जाएगा टाइम पे, वही करना पड़ता है उसके साथ। बीपी नहीं बढ़ाऊंगा, शुगर नहीं बढ़ाऊंगा, तो वो ध्यान रखना पड़ता है। तो अगर हम ये ध्यान रख लेते हैं, पेशेंट बेसिक समझ जाता है,
तो हमारा काम बहुत आसान हो गया ना। पेशेंट आता है, चार्ट लेकर आता है, बीपी सर मेरा ओके, ऑल ओके, 100 नंबर में से 100 नंबर दे दो मेरे को। वो पेशेंट खजाने होते हैं। सर बीपी पे ही ना एक हमारा काम खत्म हो गया ना। पेशेंट कहता है मेरा क्रिएटिनिन डाउन हो गया, हाँ। सर ये बीपी का चार्ट देखो, ये तो शुगर आपको का चार्ट देखो। सेटिस्फेक्शन भी मिलता होगा कि हाँ, हमारा मतलब पहली जो विजिट होती है उसमें टाइम लगता है। दूसरी विजिट में अगर पेशेंट समझदार है ना, आप में से लगा लो कि मुश्किल से 2 मिनट नहीं लगते। पेशेंट आके कहता है सर मेरा ये रहा बीपी का चार्ट, ये रहा शुगर का चार्ट, मैंने चेक कर लिया, ठीक है एक बार आप चेक कर लो। क्रिएटिनिन मेरा पहले 8 था, अब ये 4 हो गया। मैं कहा ठीक है, मेडिसिन रिपीट जाओ। कुछ होता ही नहीं करने को। तो हमारा काम भी आसान हो गया, पेशेंट भी हैप्पी हो गया कि ठीक है, आई एम हेल्दी। वेट हम हर बार चेक करते हैं कि अगर आप 80 पे आए हो तो 80 प्लस हो जाए, 80 माइनस ना जाए। माइनस खतरनाक 79 नहीं, 79 आया, 78 आया और हम शुरू हो गए कि आप खाने में क्या खा रहे हो, क्या नहीं खा रहे हो, वो हम शुरू हो जाएंगे फिर। है। बीपी पे एक सवाल और ले लेता हूँ मैं आपसे। बीपी की जब प्रॉब्लम किसी को हो जाती है ना, हाई बीपी की, तो उसको डेली टैबलेट लेनी पड़ती है। वो हाँ। बिना टैबलेट के नहीं रह पाता। और बिल्कुल। जब ज्यादा लगातार कंटिन्यू टैबलेट खाते ना, सबसे पहले किडनी पे वो इफेक्ट कर लेते नहीं, बीपी का मेडिसिन का असर किडनी पे डायरेक्ट नहीं होता, डिपेंड करता है कि आप कौन सा सॉल्ट इनटेक कर रहे हो। ठीक है। अब बीपी जो है वो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, हैं। यानी आपने गलत तरीके से खाना खाया था, झेल रहे हैं आपने जिंदगी। एक्सरसाइज नहीं करी, तो पहली इसकी वजह से आपको बीपी हुआ ना, या फिर तीसरा स्ट्रेस। ये 3 फैक्टर रहे होंगे, ये लाइफस्टाइल बिल्कुल डिसऑर्डर है बिल्कुल ट्रू। 3। तो आप उस पे काम करोगे ना। आप दवाई क्यों खाओगे? जैसे मान लो कि एक पेशेंट की एज है 35 साल, उसका बीपी हाई आ रहा है। एक डॉक्टर का क्या फर्ज बनता है या पेशेंट का क्या फर्ज बनता है? सबसे पहले अपने डाइट को ठीक करेगा। नहीं, पहले ये चेक करना है कि बीपी उसका लाइफस्टाइल से कितनी जल्दी मैनेजेबल है। अच्छा, ये टेस्ट में पता लगता है। पेशेंट डॉक्टर के एक्सपीरियंस से पता लगता है। ओके। हर चीज के टेस्ट नहीं होते। ठीक है, ये आपसे ही मैं जानता हूँ सर, ने कैसे पता लगे एक अगर पर्सन आपके पास आ रहा है। देखो, उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, बीपी कितना बढ़ा हुआ है वो देखना पड़ेगा। अगर हमें लगता है कि वहाँ पे मेडिसिन की जरूरत है तो वहाँ पे मेडिसिन प्लेस कर दी जाए, या फिर वहाँ पर मेडिसिन प्लेस कर दी जाए आयुर्वेद की। हमें पता है कि लॉन्ग टर्म में कोई नुकसान होने वाला है नहीं। ठीक है, 5-10 पॉइंट तो नीचे ले आएगी। अगर मान लो उससे ज्यादा है तो वहां पर लाइट मेडिसिन सपोर्टिंग हमने डाल दी। ठीक है, होम्योपैथी बहुत अच्छा वर्क कर जाती है, क्योंकि आपको ये भी देखना पड़ता है कि बीपी ओरिजिनेट कहाँ से हो रहा है। हमारी बॉडी में 3 ऑर्गन है जो बीपी कंट्रोल करते हैं, आपका ब्रेन, आपका हार्ट और आपकी किडनीज। इशू कहाँ पर है, तो उसके हिसाब से फिर मेडिसिन दी जाती है, मेडिसिन को प्लेस किया जाता है। अब बीपी की आपको आपको स्ट्रेस बना हुआ है, आपका बीपी हाई है, आप खा रहे हो हार्ट के लिए मेडिसिन कि मेरा हार्ट स्लो डाउन हो जाए, मेरा बीपी कंट्रोल में आ जाए, तो काम तो कर जाएगा, बट कब तक? है ना। अब आपको स्ट्रेस है, स्ट्रेस को तो रिलीव करना ही पड़ेगा ना, वरना आज बीपी बचा लिया, कल को कुछ और खराब होगा। तो आपको ये समझना पड़ता है कि आयुर्वेद की ना अप्रोच बहुत सिंपल सी है। पहले आइडेंटिफाई करो जड़ क्या है, आइडेंटिफिकेशन, फिर उसकी रेक्टिफिकेशन, उसको वहां से हटाओ। स्ट्रेस है, स्ट्रेस हटाओ। कार्डिक इशू है तो उसको उस पे काम करो, बीपी है उसको सॉल्व करो। तो आपको हमेशा आयुर्वेद के प्रिंसिपल के हिसाब से बिल्कुल उसके रूट कॉज पे जाना पड़ता है और वहीं पे काम करना पड़ता है। अगर आप वो नहीं करते, कोई भी पैथी इसको मतलब इग्नोर करता है, तो वो जो ट्रीटमेंट होता है वो सिम्टोमेटिक होता है। यानी मैंने मेडिसिन दी, कंट्रोल में आया, कल फिर जरूरत पड़ेगी मैं कल दूंगा, तो वो क्योर नहीं होता। क्योर तब है जब उसकी जड़ को वहां से रिमूव कर दिया जाए। अच्छा, मान लीजिए कोई किडनी पेशेंट है, अब वो ठीक भी हो गया है, तो क्या कितने चांसेस है कि उसको दोबारा किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर कौन सी चीजें सख्त उसके लिए मना होनी चाहिए बच्चा हमेशा के लिए? कमजोर है, ध्यान तो देना ही पड़ेगा उसके ऊपर। एक बार फेल हुआ तो दोबारा फेल हो सकता है, वो पूरी पूरी चांसेस है चांसेस मतलब। बिल्कुल हैं। तो आपको पहले रूट कॉज उनको कंट्रोल में रखना है। अगर आपको पता था कि किडनी जो खराब हुई थी वो हाई बीपी की वजह से हुई थी, और हाई बीपी आपको स्ट्रेस की वजह से हुआ था, तो शुरुआत आप स्ट्रेस से करोगे कि स्ट्रेस ना हो, बीपी कंट्रोल में रहे, अब मेरी किडनी लंबा टाइम तक आराम से चलेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आपको सेम वही प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है जो हम ट्रीटमेंट में यूज करते हैं, कि आपको रूट कॉज पे जाकर काम करना ही है। खाने पीने पे कोई ऐसा कंट्रोल कि कभी नहीं खानी है ये अब चीज, तो कभी छोड़ नहीं दो, खानी? घर का खाना खाने दो, बाहर का मत दो, बस इतना ही करना होता है, क्योंकि पेशेंट के किडनी लेवल नॉर्मल हो गए हैं, है ना। तो अब उसको बैलेंस डाइट पे रहना है। अब क्योंकि बॉडी में सिर्फ किडनी तो है नहीं, बाकी ऑर्गन्स भी हैं,
तो उनका भी तो ध्यान रखना है, सिर्फ एक एक बच्चा थोड़ा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं अंदर। एक और बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है जो हम ज्यादातर इग्नोर करते हैं। हमें सर दर्द होता है या पेट दर्द होता है या पैर दर्द होता है, हम पेन किलर खा लेते हैं, कोई सी भी दवाई खा लेते हैं, फिर बार बार रिपीट होती है, हम ऐसा ही करते हैं। तो ये इग्नोर करना कब तक सही है? क्या पहली बार में ही डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए, या कभी कभी ये चीजें नॉर्मल भी होती है, चलो दवाई खा के खत्म? देखो, 2 टाइप की हमें सबसे बड़ा दिक्कत देखने को मिलती है, क्योंकि जब आप पेन किलर ज़्यादा खा लेते हो, डाइक्लोफेनाक या निमोसिलिड हो गई, तो उनका ना किडनी पे डायरेक्ट इम्पैक्ट है, ठीक है? तो अगर आप उसे इनटेक करोगे तो किडनी या किडनी, लीवर, इन सब पे इम्पैक्ट आएगा। तो आपको ये समझना है कि आपको वो चीज़ हो क्यों रही है। जैसे आपको हेडेक हो रहा है, आप हेडेक के लिए खा रहे थे, अब आपको हेडेक आईसाइट की वजह से हो रहा है या बीपी की वजह से हो रहा है? आपको वो रूल आउट करना पड़ेगा। अब आपको चश्मा लगा हुआ है, आप पहनते नहीं हो, आपका सिर दर्द बना रहता है, आप गोली खा लेते हो, ठीक हो जाता है, अगले दिन फिर दोबारा से हेडेक बन जाएगा। तो आपको स्पेक्स है तो पहनो, तो हेडेक होगा नहीं, गोली खानी पड़ेगी नहीं, बीमार पड़ोगे नहीं, उसके साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे नहीं, ठीक है? इसी तरह से बीपी की दिक्कत है, बीपी की वजह से आपको हेडेक हो रहा है, तो बीपी को ठीक करने के लिए टेम्परेरी बेसिस पे मेडिसिन स्टार्ट कर सकते हो। सेफर साइड जाते हुए आप आयुर्वेद का यूज़ कर लो, ठीक है? आप होम्योपैथी का यूज़ कर लो, दोनों बहुत सेफ है। एलोपैथी के कंपैरेटिव में बहुत सेफ है। आप उसको स्टार्ट करते हो, आपका मैनेजमेंट हो गया, ठीक है। नहीं हुआ तो लास्ट ऑप्शन आप एलोपैथी अपने हाथ में रख लो कि मैं इसको भी टेम्परेरी बेसिस पे शुरू करते हैं, और अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना शुरू करो। खाने में देखो क्या खा रहे हो, लेकिन खाने में आप भुजिया, अचार, पापड़ ये तो नहीं ज़्यादा खा रहे कि सॉल्ट इंटेक ज़्यादा कर जाते हो, शूट अप कर जाता है, तो आपको वो देखना पड़ेगा। वेट देखना पड़ेगा कि आपका वेट बहुत ज़्यादा तो नहीं है। आपका वज़न है 100 किलो, अब आप उम्मीद लगाओ कि मैं खाने को बदल के इससे मेरा काम बन जाएगा, ऐसा भी नहीं है। तो आपको अपने वेट पे काम करना पड़ेगा। आप ही देखो कि आपकी लाइफ़स्टाइल क्या चल रही है, पूरे दिन बैठे रहते हो, तो वो गलत है। उसको ठीक करने के लिए आपको अपनी लाइफ़स्टाइल को बदलना है, तो कोई स्पोर्ट्स जॉइन कर लो। आपका वज़न ज़्यादा है, स्विमिंग जॉइन कर लो। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अब स्ट्रेस की वजह से हो रहा है, आपको हेडेक बन रहा है, तो आपको वहाँ काम करना पड़ेगा। तो आपको ये समझना है कि वो प्रॉब्लम आपको आ क्यों रही है, क्योंकि बॉडी आपको सिग्नल दे रही है कुछ ना कुछ तो गलत कर रहे हो। क्या गलत कर रहे हो वो आपको आइडेंटिफाई करना होता है, डॉक्टर ने आइडेंटिफाई करना होता है, और उस पे काम करना होता है। मेडिसिन साथ साथ चलती रहती हैं, जैसे ही वो रूट कॉज हटता है मेडिसिन भी बंद। तो जैसे मान लीजिए माइग्रेन आपको डॉक्टर ने बताया, तो माइग्रेन के लिए कौन सा पैथी बेस्ट रहता है? एलोपैथी कहें जो चाहे सूट कर जाए। तो सारे ट्राई करें मतलब? नहीं नहीं, आपको ट्राई नहीं करना होता। आपको ये समझना पड़ता है कि माइग्रेन जो है, माइग्रेन में आपको पेन हो रहा है तो आपको पेन किलर लेना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सिवियर पेन होता है, ठीक है? अब आपको माइग्रेन हो रहा है, माइग्रेन में जो इसका ओरिजिनेट हम मानते हैं कि कहाँ से ओरिजिन होती है, उसको आपको आपकी इंटेस्टाइन, गट और मेटाबॉलिज्म से ही इसको बताया गया है आयुर्वेद में भी, और इस पर भी रिसर्च हुई है, जहाँ पर मॉडर्न साइंस ने भी माना है कि माइग्रेन जो पेन है वो आपको हो हेड में रहा है, बट इसका जो ओरिजिन है वो आपका इंटेस्टाइन, आपका जीआईटी ट्रैक ही है, ठीक है? अब आप चाय का इंटेक करते हो, चाय आपको सूट नहीं करती, तो हो सकता है कि उसकी वजह से आपको माइग्रेन बन जाता है। पर डॉक्टर गुरु, बहुत से लोग तो कहते हैं सर दर्द हो रहा है, चाय पिला चाय दो, पी ठीक लो हो और सही हो जाएगा। जाता है। नहीं देखो, उसमें क्या है, चाय के अंदर हाँ, दूध है, हाँ। दूध आपको सूट करता है, वेल एंड गुड। सूट नहीं करता तो वो आपको गैस बनाएगा, ओके, ठीक है? तो ठीक वो है। आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है, क्योंकि हमने इस पॉडकास्ट की शुरुआत में भी कहा था कि हर बॉडी दूसरी बॉडी से अलग है। अलग है, तो बिल्कुल। जो चीज आपको सूट करती है वो जरूरी नहीं है सबको सूट करे। हम्म, जैसे हर किसी के अपने दोस्त होते हैं, किसी का दूसरे का दोस्त आपका दोस्त बन जाए वो जरूरी नहीं होता। हाँ, इसी तरह से खाने के साथ भी है। तो ओके, आपको अपने खाने में जो अपने दोस्त होते हैं कि मुझे एप्पल पसंद है, या फिर वो आपको सिलेक्ट करने पड़ते हैं, ओके। ऑप्शन नहीं है आपके तो पास। जो लोग ये कहते हैं कि चाय पिला दो और मेरा सर दर्द ठीक हो जाएगा, उनके लिए शायद फीवर में काम कर रही है ये चाय। डिपेंड करता है ना वो हेडेक हो क्यों रहा है। ओके, अब उन्होंने चाय पी, सो गए, तो वो अच्छा, सोने से उनको आराम मिला ना कि चाय से चाय से मिला, नहीं मिला। ओके, है ना? हाँ, अब उनको आईसाइट का हो रहा था, आंटी हम्म, जी अपना सुई धागा वाला काम कर रही थी, हम्म, और सुई डाल बारीकी वाला काम किया, आंखों हम्म, में दर्द हुआ, सिर में दर्द हुआ, हम्म, चाय पी, सो गई, ठीक हो गया। तो आप चश्मा बनवाओ, स्पेक्स बिल्कुल, लगाओ। अब बीपी आपका शूट अप हुआ, घर में लड़ाई हुई थी, हम्म, बीपी शूट अप कर गया। अब आपका क्या फर्ज बनता है, दवाई खाना या घर में लड़ाई क्यों हुई उसको सॉल्व करना? दोनों, दोनों, दोनों बनता है। बिल्कुल। रोज रोज ना हो, हाँ, है सही ना? बात है। और मेडिसिन से हाँ ठीक है मैनेज कर लिया उसको। डॉक्टर गुरु ये भी कहते हैं कि किडनी बीन, जिसे हम राजमा के नाम से जानते हैं, वो किडनी के लिए बहुत अच्छा नहीं होता नहीं, है। ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल गलत है ये तो। अच्छा, ये आयुर्वेद के कॉन्सेप्ट सुने हुए नहीं, हैं। आयुर्वेद के कंसेप्ट गलत सुने हुए हैं आपने, जिससे भी सुने हैं आपने, अच्छा, उनको चेंज करने की जरूरत है। बहुत यूनिक सा सुना है। राजमा कोई रिलेशनशिप नहीं है कि किडनी के साथ, शेप दोनों की सेम है तो इसलिए हम किडनी बीन्स बोल देते हैं।
बट इससे ज्यादा कोई रिलेशनशिप नहीं है। खाने का मैंने समझाया ना, डायरेक्ट कभी भी नहीं है, इनडायरेक्ट बहुत है। आपने खाने में नमक खाया, बीपी बढ़ गया, आपने खाने में शुगर ज्यादा इंटेक करी, शुगर बढ़ गई, उसका इम्पैक्ट आएगा किडनी पे। किडनी पे कोई भी चीज डायरेक्ट तो पहुंचती नहीं ना, डाइजेशन के बाद पहुंचती है। और अगर आपका खाना हेल्दी नहीं है तो आप जो मर्जी ताकत लगा लो, मुश्किल हो जाता है, बॉडी को हेल्दी रखना मुश्किल हो जाता है। सर समर चल रहे हैं, आम लोगों को बहुत पसंद आते हैं, किडनी पेशेंट क्या आम खा सकता है? यार तुम ये आखिरी आप- क्वेश्चन नहीं है आपने- मेरा बस आपसे पॉडकास्ट का। पता है ये आम पे लेके ना पेशेंट से लड़ाइयां हो जाती है। पेशेंट आता है यूपी से, जी उसके होते हैं आम के बाग हाँ, हैं, वो कह रहे हैं मेरे आम के बाग है, मैं आम ना खाऊं। और सुबह उठते ही चाहिए उन्हें तो। हाँ, अब वहां पे ना पेशेंट को संभालना और समझाना एक जी। और बड़ा टास्क हो जाता है। मैंने कहा आपके आम के बाग हैं, आप बेचो, खाओ हाँ। नहीं। आम में क्या होता है कि जितने भी फ्रूट्स होते हैं सिट्रिक, चाहे आपका वो कीनू हो, ऑरेंजेस हो, मैंगोज हो, ग्रेप्स हो, जितने भी खट्टे फल है ना, इनके ना नेचुरल तरीके से एस्कॉर्बिक एसिड, सिट्रिक एसिड की मात्रा ज्यादा है। उधर आप सोडा की गोली खा रहे हो कि किडनी खराब ना हो, इधर से आप खट्टा खा रहे हो टेस्ट के लिए। तो होता ही है कि जो हम मेडिसिन खा रहे होते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट की, वो उस खटास को न्यूट्रलाइज कर रही होती है, ब्लड के एसिड तक पहुंच ही नहीं पाती। वहां पे हमारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि आपने मेडिसिन दी, वो काम ही नहीं करी और कंडीशन किडनी की खराब हो गई, स्पीड से खराब हो गई। आप रफली मान के चलो कि साल में एक पेशेंट ऐसा आता है जिसको आम लिखा हुआ है कि नहीं खाना, हाँ, वो फिर भी खाएगा। और क्यों खाएगा? क्योंकि आम मीठा था, जी। मैंने उनको खिलाया तो उन्होंने कहा मीठा है इसलिए मैंने खा लिया। और लेवल ऐसे जंप करते हैं, जैसे लेवल 2 था वो सीधा 6, 8। इतना खतरनाक है? हाँ, आपने एक बार मैंगो खाया और चांसेस हैं कि आपकी किडनी पे उसका बहुत इंपैक्ट होगा। और सर्दियों में भी एक केस बहुत होता है, वो है क्या? गुड़ वाले। अच्छा। पेशेंट बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था, जी। पेशेंट को पता नहीं क्या हुआ कि मैं गुड़ शक्कर खा लूं अपना सर्दियों हाँ का। सर्दियों में, और वो खाता है और वो सीधा हॉस्पिटल पहुंच जाता है क्योंकि पोटेशियम के लेवल ऐसे शूट अप करते हैं जी। कि डॉक्टर के पास ऑप्शन नहीं बचता कि पेशेंट के डायलिसिस के अलावा, ओहो। कि पोटेशियम डाउन करने के लिए डायलिसिस करवाओ, वरना पेशेंट चला जाएगा। तो ऐसे 2 चीजें खतरनाक है, मैंगोस और गुड़। एक गुड़, सर्दियों तो में ये गुड़। जो भी हाँ। पॉडकास्ट देख रहा है उन्हें खास तौर पर ध्यान रखना, अगर किडनी की बीमारी है तो गर्मियों में आम और सर्दियों में गुड़ नहीं गुड़, खाना। हाँ। नहीं, बाकी चीजों पे भी बहुत ध्यान रखना होता है। सिट्रिक्स जितने भी फ्रूट हैं, ऑरेंजेस हैं, आपके ग्रेप्स हो गए, नहीं खाने। डॉक्टर साहब ने जो बताया है वो नहीं खाना है। मेरे से पूछो क्यों, नेट पे सर्च करो, अपनी पढ़ाई पक्की करो, फिर मन करे ना खाने का तब खाना। तो क्या है ना, अब जानबूझ के की हुई गलती है तो आप किसी की तरफ उंगली नहीं उठा पाओगे। आपको पता है कि आपने गलती की थी, अब जो भुगतान कर रहे हो आप खुद अपनी गलतियों की वजह से कर रहे हो। तो अगर आपका कुछ भी ऐसे खाने का मन है तो कृपा करके अपनी R&D, मेरी R&D दोनों को यूज कर लो, फिर उसके बाद उस पर एक्शन लेना। खाना है या नहीं खाना, नहीं खा पाओगे। सर आखिर में आप हमारे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे इस पॉडकास्ट में? देखो, हमने शुरुआत की थी इस पॉडकास्ट की हेल्दी रहने से, तो उसी को रिवाइज करते हैं। हाँ। और हेल्दी कैसे रहना है उसको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो 2 हेल्थ है हमारी, फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ। दोनों पे काम करना है, एक साथ करना है, और दोनों को आपस में ऐसा करना है कि आप फिजिकल कर रहे हो बट मेंटल हेल्थ अपने आप अच्छी चल रही है। तो वो है आपकी हॉबीज, स्पोर्ट्स, उसको आप ज्वाइन करो, उसको आप करो। खाना हेल्दी खाओ, वैरायटी ऑफ फूड रखो, किसी फिक्स डाइट पे मत रहो कि मैंने सिर्फ मिलेट्स खाने, मैंने अनाज नहीं खाना, मैंने गेहूं नहीं खानी, ऐसा मत करो। 30 से 40 टाइप की वेजिटेबल एंड फ्रूट आप इनटेक करो, और जितने आप हैप्पी रहोगे, जितना आप स्ट्रेसफुल लाइफ से दूर रहोगे, उतना आपके लिए अच्छा है। और लाइफ में अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी पे रखो। लोग क्या करते हैं, पैसे को प्रायोरिटी पे रख लेते हैं, काम को प्रायोरिटी पे रख लेते हैं। हाँ, तो उसको बिल्कुल। एक स्टेप नीचे, सिर्फ एक स्टेप नीचे, आप सुबह उठे, अपने हेल्थ पे काम किया, फिर जो मर्जी करो, शाम को अपना दोबारा से हेल्थ पे आ जाओ। अगर आप ये सारी चीजें कर लेते हो तो आप बीमार पड़ोगे ही नहीं, मेरे पास आना ही नहीं पड़ेगा। अच्छा रहेगा ना। थैंक यू सर, बहुत मजा आया इस पॉडकास्ट में आपके साथ। जो भी मिथ्स है वो क्लियर हुए, और हेल्दी लाइफस्टाइल कैसे जीना वो आपने हमें बताया। थैंक्स फॉर कमिंग सर, थैंक यू सो मच। तो ये एक शानदार पॉडकास्ट रहा डॉक्टर पूर्व धवन जी के साथ, जिन्होंने हमें बताया कि हेल्थी लाइफस्टाइल हमें कैसे जीना है, और जो हमारी किडनी खराब हो रही है उसे हमें खराब होने से कैसे बचाना है, डायलिसिस क्यों इंपॉर्टेंट है, ट्रांसप्लांट क्यों कराना चाहिए, किस स्टेज पे कराना चाहिए, और किस डाइट को हमें फॉलो करना है जिससे हमारी किडनी खराब होने से बच सके। तो आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आप
डॉक्टर पूर्व धवन जी से मिलना चाहते हैं, अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में पूरी डिटेल मौजूद है। आप उस डिटेल पर जाकर कांटेक्ट कर सकते हैं और जो भी आपकी बीमारी है, चाहे वो किडनी को लेकर है या लाइफस्टाइल को लेकर जो भी प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन आपको डॉक्टर पूर्व धवन के पास जाने से मिल जाएगा। तो इस पॉडकास्ट में इतना ही। नमस्कार।